चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। याद करो अभी हमने अपनी है ना पिछली क्लास में फाइनेंशियल मार्केट समझ लिया था। फाइनेंशियल मार्केट में हमारे तीन मेन एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहला क्या होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। पूरी लिस्ट हमने पढ़ ली कौन कौन इंस्टीट्यूट होता है, ठीक है। देन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के बाद क्या होता है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट, ठीक है। तो फाइनेंशियल प्रोडक्ट हम लोग पढ़ रहे थे, फाइनेंशियल प्रोडक्ट हम पढ़ रहे थे, ठीक है। चलिए तो फाइनेंशियल प्रोडक्ट में हमने क्या क्या पढ़ लिया था बच्चों, इक्विटी शेयर्स, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स, डिवेंचर बॉन्ड्स, एफसीसीबी, एफसीबी, ये सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए थे, ठीक है। चलिए आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे रीट, ठीक है। शॉर्टकट में थोड़ा बहुत कल मैंने आपको समझा दिया था, फिर से समझा रही हूँ बच्चों। जैसा कि आपको मैंने बताया, म्यूचुअल फंड में क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या करता है, छोटे छोटे इन्वेस्टर से पैसा कलेक्ट करता है और फाइनली अलग अलग कंपनी में पैसा लगाता है। सेम बच्चों रीट क्या करता है, रीट भी इन्वेस्टर से पैसा कलेक्ट करता है और बोलता है कि मैं अलग अलग कहां पे पैसा लगाऊंगा, रियल स्टेट में, रियल स्टेट की प्रॉपर्टी में पैसा लगाएगा बच्चों। जैसे म्यूचुअल फंड काम करता है, इसका नाम भी रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, तो ये एक ट्रस्ट की तरह काम करता है। म्यूचुअल फंड भी एक ट्रस्ट के फॉर्म में बनता है, ठीक है। म्यूचुअल फंड बोलता है मैं ऐसे कंपनी में लगाऊंगा, रीट बोलता है कि भैया मैं रियल स्टेट में पैसा लगाऊंगा, ठीक। चलिए रीड करते बच्चों क्या बोलता है, रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ठीक है। तो व्हाट डू यू मीन बाय रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट, ये ट्रस्ट है, इज अ कंपनी दैट ओन सेपरेट फाइनेंस, ठीक है, इनकम प्रोड्यूसिंग रियल स्टेट। कहां पे पैसा लगाता है, रियल स्टेट की प्रॉपर्टी। रियल स्टेट की प्रॉपर्टी में लगाना मतलब प्रॉपर्टी खरीदता है, उसे रेंट में देता है, लीज में देता है, वहां से जो इनकम रिटर्न आता है वो अपने यूनिट होल्डर को देता है। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, अलग अलग कंपनी के शेयर्स खरीदता है, उससे जो डिविडेंड मिलता है, उससे जो फायदा होता है वो यूनिट होल्डर को प्रोवाइड किया जाता है। सेम बच्चों रीट में भी होता है, बस यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अलग अलग कंपनीज नहीं है, अलग अलग रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी है, या फिर दूसरी कंपनीज में लगाएगा, वो कंपनी भी रियल एस्टेट में ही काम करेगी, ठीक है। चलिए तो रियल एस्टेट प्रोवाइड ऑल द इन्वेस्टर्स, रियल एस्टेट प्रोवाइड ऑल द इन्वेस्टर्स चांस टू ओन वैल्यूएबल रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में उनकी ओनरशिप आएगी। Present the opportunity to assess the dividend based income, total revenue, help the communities grow, ठीक है, thrive and revitalization, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरीके से कुछ नहीं, यहाँ पे बोल रहे कि आपके पास एक मौका है, आपके पास क्या है बच्चों, एक मौका है, ठीक है। थ्राइव मतलब क्या होता है, ग्रो होने का, टू ग्रो होने का एक मौका है। चलो देन बच्चों क्या लिखा है, रीट अलाउ करता है एनीवन इन्वेस्ट इन अ पोर्टफोलियो टू अ रियल स्टेट एसेट, ठीक है। रियल स्टेट में पैसा लग रहा है तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, आप उसमें पैसा लगाएंगे। सेम वे दे इन्वेस्ट इन दी अदर इंडस्ट्री, जैसे दूसरी इंडस्ट्रीज में लगाते हैं, सेम आप यहाँ पे रियल स्टेट में लगा रहे हैं, ठीक है। दो परचेज ऑफ द इंडिविजुअल कंपनी स्टॉक थ्रू म्यूचुअल फंड, है ना। फिर बच्चों एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, म्यूचुअल फंड आपने पढ़ा है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड आपने भी नहीं पढ़ा। अभी इसके टॉपिक में हम आगे कंटिन्यू देखेंगे। द स्टॉक होल्डर द रीट अर्न अ शेयर ऑफ द इनकम प्रोड्यूसिंग रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट विदाउट बाइंग एनी फाइनेंस प्रॉपर्टी। बच्चों आप प्रॉपर्टी नहीं खरीद रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आपने रीट को दिया है, रीट ने रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में पैसा लगा, तो आप इनडायरेक्टली तरीके से रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में एंगेज हो, ठीक है। चलिए इसमें पैसा लगाने के फायदे क्या है, बेनिफिट्स क्या है रीट के, आगे पहला फायदा लेस कैपिटल इंटेंसिव। बच्चों जब आप रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी खरीदो, कोई बिल्डिंग खरीदो, कोई जमीनें खरीदो, तो भाई आपको बहुत बड़ा अमाउंट देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप रीट के थ्रू रियल एस्टेट में लगाते हो तो बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, तो लेस कैपिटल इंटेंसिव, ठीक है। तो पहले ये हेडिंग अपन मार्क कर लेते हैं, हमारी क्या है हेडिंग। तो हम बेनिफिट्स पढ़ रहे हैं। पहला बेनिफिट क्या है, पहला बेनिफिट यही है कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर रियल एस्टेट में करोगे तो भाई बहुत ज्यादा पैसा लग जाएगा, इसके थ्रू जाओगे तो कम पैसा लगेगा, बट ईच शेयर ऑफ द रीट विल बी कंपैरेटिवली मोर अफोर्डेबल है, सस्ते हैं, आप यहाँ पे खरीद सकते हो, ठीक है। नॉट रिक्वायर्ड अ लार्जर कैपिटल आउटफ्लो, पहला फायदा। दूसरा फायदा सुटेबल फॉर द स्मॉल इन्वेस्टर्स, बच्चे स्मॉल इन्वेस्टर्स यहाँ पे पैसा लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए अवॉइड पोटेंशियल एक्सपोजर ऑफ द बिग बिल्डर्स, है ना, आपको बड़े बड़े बिल्डर्स से कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, उनसे बातें करने की जरूरत नहीं है, उनसे समझने की जरूरत नहीं है, आपने तो भैया किसमें लगा दिया, रीट में, रीट अब इन बिल्डर्स से निपटेगा, ठीक। ट्रांसपेरेंसी बच्चों, क्योंकि जैसे कि म्यूचुअल फंड के यूनिट्स होते हैं, यूनिट होल्डर को दे जाते हैं, तो यूनिट भी लिस्ट होते हैं, सेम बच्चों रीट की भी रूल्स रेगुलेशन है। रीट में जो यूनिट्स आपने यूनिट होल्डर को दिए, उस यूनिट को भी आप लिस्ट करते हो, मतलब ट्रांसपेरेंसी ऑटोमेटिक आ गई। तो यहाँ पे उन्होंने ये बोल रखा है, रीट के जो स्टॉक होते हैं वो भी लिस्टेड होते हैं स्टॉक मार्केट में, हेंस डिटेल्स अवेलेबल टू पब्लिक डोमेन, मतलब ट्रांसपेरेंसी है,
ठीक है, फायदे पड़ रहे, फायदे। नेक्स्ट से बोलते हैं एश्योर डिविडेंड, डिविडेंड मिलेगा। बच्चों म्यूचुअल फंड में क्या होता है, म्यूचुअल फंड में एक्सपर्ट्स बैठे हैं सही जगह इन्वेस्टमेंट करने के लिए। रीट में भी बच्चों फंड मैनेजर है, होते वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी ही होती है वो एक्सपर्ट। तो बच्चों यहाँ पर भी एक पूरी टीम है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, फंड मैनेजर है, जो कि पैसा सही जगह पे है ना लगाया जा रहा है, लगाया जाएगा, इसके लिए इन लोग को रखा जाता है। तो यहाँ पे वो रखे कि भैया यहाँ पे इनकम, जैसे म्यूचुअल फंड में है ना रिस्क कम रहता है, रिस्क कम रहता है मतलब कि इनकम आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। सेम बच्चों रीट भी म्यूचुअल फंड जैसे ही है, रीट गारंटी कर देता है इनकम ऑफ द डिविडेंड मिलेगा आपको। ठीक, चलिए नेक्स्ट टैक्स फ्री। बच्चों यहाँ पे क्या बोलते हैं, टैक्स फ्री है, टैक्स नहीं लगेगा इन्वेस्टर्स के लिए। देन फास्ट कैपिटल एप्रिसिएशन, जल्दी वैल्यू बढ़ती है। ठीक, कैपिटल एप्रिसिएशन कैन बी फिनोमिनल। देन इजी टू बाय, आराम से इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो, इजियर इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में। वैसे रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीदना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन इसके थ्रू जाओगे तो बच्चों ईजी है। तो ये बेनिफिट है हमारे रीट की। फिर नेक्स्ट हेडिंग बोलता है रीट सिमिलर है म्यूचुअल फंड के। अभी तक मैं बार बार आपको यही बोल रही हूँ, रीट म्यूचुअल फंड जैसा ही काम करते, तो कुछ सिमिलरिटीज बता के रखिए। ठीक है, चलिए कैसे सिमिलर है, डिविडेंड क्या बोलता है बच्चों, डिविडेंड और कैपिटल मार्केट एप्रिसिएशन। तो यहाँ पे डिविडेंड इसके शेयर होल्डर्स को मिलता है, सेम म्यूचुअल फंड में भी ऐसा ही होता है, यूनिट होल्डर है ना, यूनिट होल्डर को जो रिटर्न मिलता है। कैपिटल एप्रिसिएशन बहुत जल्दी होता है, और ये स्टॉक है ना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दोनों जगह पे लिस्ट होते हैं इनके प्राइस। एप्रिसिएशन बहुत ऑटोमेटिकली जल्दी बढ़ जाता है। चलिए जैसा रीट बच्चों, जैसा रीट ठीक है वैसे ही बच्चों हमारा क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। जैसा रीट है ना, रीट क्या करता है, रीट क्या करता है अभी हमने पढ़ा, रीट एकदम म्यूचुअल फंड की तरह काम करता है, लोगों से पैसा कलेक्ट करता है और रियल स्टेट की प्रॉपर्टी में लगाता है। तो बच्चों सेम इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट क्या करेगा, ये भी ट्रस्ट का फॉर्म है, ये भी क्या करता है, लोगों से पैसा कलेक्ट करता है और कहाँ लगाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में हॉस्पिटल्स आ सकते हैं, ट्रेड कहते हैं रोड्स आ सकते हैं, है ना, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की चीजें इन सब में पैसा लगाएगा। ठीक है, वहां से जो इनकम आएगी वो फिर रिटर्न में बदले में हमारे शोल्डर्स को मिलेगा। ठीक है, चलो आइए बढ़ते हैं बच्चों। इस का एम क्या है, ठीक है, यहाँ पे इनविट का एम क्या है, सुटेबल प्लेटफॉर्म फॉर फाइनेंसिंग और रीफाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फोकस करता है, बस बच्चों इतना ही, बाकी कुछ नहीं। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव प्रमोट है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर ऑफ इंडिया बाय द एनकरेजिंग मोर इंडिविजुअल टू इन्वेस्ट इन इट। लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करें, हमारी इकोनॉमी ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगी, इसका मेन फोकस ये है। ठीक है, चलो तो टिपिकली टूल्स आर डिजाइन टू पूल मनी फ्रॉम दी सेवरल, बहुत सारे लोगों से पैसा इकट्ठा करो और पैसा कहाँ लगाओ, इन्वेस्ट इन इनकम जनरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स की बात हो रही है। कैश फ्लो, जो भी बच्चों कैश फ्लो जनरेटेड इज डिस्ट्रीब्यूशन अमंग इन्वेस्टर्स, डिविडेंड इनकम। बच्चों जिसका इसका रिटर्न आएगा तो यस यूनिट होल्डर को भी इसका रिटर्न देना पड़ेगा। बच्चों सेम बच्चों व्हेन कंपेयर टू अ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जो भी हमने पढ़ा, रीट स्ट्रक्चर ऑपरेशन बोथ आर क्वाइट सिमिलर, दोनों सिमिलर है बच्चों, इससे ज्यादा डिटेलिंग नहीं बताइए। ठीक है, चलिए नीचे आ जाओ बच्चों, ये भी ट्रस्ट के फॉर्म में बनता है। म्यूचुअल फंड किस फॉर्म में, ट्रस्ट के फॉर्म में। रीट किस फॉर्म में, ट्रस्ट के फॉर्म में। ये कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट किस फॉर्म में, ट्रस्ट के फॉर्म में। सब ट्रस्ट के फॉर्म में बनते हैं। ठीक है, रजिस्टर करते हैं, सबको रजिस्टर करना है, म्यूचुअल फंड को भी रजिस्टर करवाना है, रिट को भी करवाना है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट को भी करना है, सबको अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ता है। ठीक है, चलिए इन्होंने कहा इसमें कुछ 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है। ठीक है बच्चों, याद करो म्यूचुअल फंड में हम पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे, आ जाइए वापस से। ये हमारा क्या है, ट्रस्ट है, ये हमारा क्या है, म्यूचुअल फंड है। इस म्यूचुअल फंड को बनाने वाले को हम क्या बोलते थे, इस म्यूचुअल फंड को बनाने वाले को हम बोलते थे बच्चों स्पॉन्सर। ठीक है, अब इसको ट्रस्ट के फॉर्म में बनाए स्पॉन्सर को अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो ये हमारा प्रमोटर ही होता है, बनाने वाले को। अब इस ट्रस्ट में एक ट्रस्टी बैठा दिया जाता है, इस ट्रस्ट में एक ट्रस्टी बैठा दिया जाता है, और एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी पढ़ते थे, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो कि एक्सपर्ट्स होते थे। बच्चों स्पॉन्सर ने इस ट्रस्ट को बनाया है, इस ट्रस्ट में एसेट मैनेजमेंट कंपनी बोलो या एक्सपर्ट, ये सही जगहों पे पैसे को लगाती है। ठीक है, ट्रस्टी इस पे नजर रखता है कि सही जगहों पे पैसे लग रहे कि नहीं लग रहे। ये पैसे किसके हैं, ये पैसे हमारे यूनिट होल्डर के हैं। ये पैसे म्यूचुअल फंड है तो कंपनीज में लग रहा है, अगर ये रीट है तो रियल एस्टेट में लग रहा है, अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट है तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में लग रहा है। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्टी कौन आ गई, सबसे इंपॉर्टेंट पार्टी स्पॉन्सर, जिसने सेटअप किया। ट्रस्टी जो नजर रख रहा है एसेट मैनेजमेंट कंपनी में सही लग रहा है, जगह पे लगा रहा है कि नहीं लग रहा है, ये हमारे एक्सपर्ट्स। बच्चों अब क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहा है तो प्रोजेक्ट बहुत बड़े बड़े होते हैं,
प्रोजेक्ट बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो जो ये मैनेजर है इसको हम मैनेजर भी बोलते हैं, सिंपल भाषा में मैनेजर भी बोलते हैं। जैसे सिंपल भाषा में इसको प्रमोटर बोलते हैं, उसको सिंपल भाषा में एसेट मैनेजमेंट कंपनी को हम क्या बोलते हैं, मैनेजर। तो जो मैनेजर है ये पूरा काम एक साथ संभाल नहीं सकता, तो ये क्या करता है, प्रोजेक्ट मैनेजर अपने अंडर प्रोजेक्ट मैनेजर अपॉइंट कर लेता है अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, चलिए आइए, तो यहाँ पे कुछ पार्टीज को एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहले ये बोल रखा है एक ट्रस्टी होता है। ट्रस्टी कौन, जो मैनेजर पर नजर रखेगा, मैनेजर सही जगह पैसे लगा रहा है कि नहीं लगा रहा। स्पॉन्सर कौन, जिसने सेटअप कर रखा है। इन्वेस्टमेंट मैनेजर कौन, ये वही मैनेजर जिस पर ट्रस्टी नजर रख रहा था। अब इन्वेस्टमेंट मैनेजर पूरा काम नहीं कर सकता, उसने प्रोजेक्ट मैनेजर को अपॉइंट किया। ठीक है, तो चलो शॉर्ट में एक बार बस मीनिंग अंडरलाइन कर ले। ट्रस्टी कौन, जो सभी के पास अपने आप को रजिस्टर करेगा। ट्रस्टी नजर रखेगा 80%। बच्चों ये मैनेजर इंफ्रास्ट्रक्चर में 80% पैसा लगा देगा। जो भी पैसा इकट्ठा हुआ है इन यूनिट होल्डर से, इसका 80% पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगेगा, बाकी 20 लगाना है जहां लगाने लगाओ। दे रखा है आपके सिलेबस में, इतना नहीं है, प्रोफेशनल पढ़ो। ठीक है, तो 80% पैसा तो इंफ्रा में ही लगेगा, बाकी 20 कहीं और लगाना है लगा दो। ठीक है, तो ट्रस्टी वो पर्सन है जो कि नजर रख रहा है मैनेजर पर, और ध्यान रखे कि मैनेजर 80% पैसा इंफ्रा में ही लगाए। वो यही बातों को कह रहा है, वापस से रीड कर रही हूँ बच्चों। दे रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड सेबी के पास, है ना, और डिबेंचर ट्रस्टी एक्ट रेगुलेशन में डिटेल में बता के रखा कौन होना चाहिए। ठीक है, ऑल्सो रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट, ध्यान रखे 80% इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे जनरेटेड। ठीक है, रेवेन्यू वहीं से होना चाहिए। स्पॉन्सर कौन, प्रमोटर। ऑब्वियसली प्रमोटर है, तो जब एक कंपनी में प्रमोटर होता है तो प्रमोटर को कंट्रीब्यूशन होता है। प्रमोटर कौन बच्चों, ये प्रमोटर जरूरी है इंसान हो, ये क्या है बच्चों, कंपनी में हो सकती है, एलएलपी भी प्रमोटर, नॉर्मल भी कंपनी में हो सकती है। ध्यान रहे एटलीस्ट ये वही प्रमोटर वही बन सकता है, स्पॉन्सर वही बन सकता है जिसका नेटवर्थ कितना हो, 100 करोड़ हो। बच्चों एलिजिबिलिटी दे रखी इस तरीके से, स्पॉन्सर इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट में वही बन सकता है, प्रमोटर वही हो सकता है जिसकी नेटवर्थ 100 करोड़ हो और उसका 15% का कॉन्ट्रीब्यूशन हो। वो 15% का कॉन्ट्रीब्यूशन 3 साल के लिए लॉक इन रहेगा। प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन वैसे हम पढ़ते थे 20% का। ठीक है, 20% हम पढ़ते थे, प्रमोटर को कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए और लॉक इन होना चाहिए। ठीक है, सेम यहाँ पे स्पॉन्सर वही प्रमोटर है, उसको बोला भैया सबसे पहले बनी हो सकता है जिसका नेटवर्थ 100 करोड़ हो और इसका कंट्रीब्यूशन भी रहेगा 3 साल तक, तो भैया इसका 15% लॉक रहेगा। इन्वेस्टमेंट मैनेजर कौन, ये भी बच्चों इंसान नहीं है। इन्वेस्टमेंट मैनेजर कोई बॉडी कॉर्पोरेट एलएलपी, इन्वेस्टमेंट मैनेजर कोई भी हो सकता है। ठीक है, सुपरवाइज करेगा कि भैया सही जगह पैसे, है ना, सही जगह सुपरवाइज करेगा, मतलब ऑपरेशनल काम से सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके अंडर में इनके काम को वो सुपरवाइज करता है। प्रोजेक्ट मैनेजर अथॉरिटी मोस्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग प्रोजेक्ट का काम करते हैं। ट्रिपल पी का फुल फॉर्म क्या है बच्चों, होता क्या है, यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात हो रही, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात हो रही है। यहाँ पे इस पार्टनरशिप में होता क्या है, ठीक है, गवर्नमेंट पूरा काम खुद से नहीं करती इंफ्रास्ट्रक्चर का। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइवेट कंपनी के साथ क्या कर लेती है, अग्रीमेंट कर लेती है, तो इसे हम ट्रिपल पी प्रोजेक्ट बोलते हैं, पब्लिक प्राइवेट के साथ पार्टनरशिप अग्रीमेंट करती है। ठीक है, प्रोजेक्ट्स में और फ्री होता है। तो बच्चों ये था हमारा क्या, ये था हमारा नेक्स्ट ट्रस्टी का, सॉरी, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ठीक है, चलो तो बच्चों पेंसिल का, है ना, चार्ज अभी खत्म हो गया है, तो अभी मैं इस वीडियो को ब्रेक कर रही हूँ, सेकेंड इसकी नेक्स्ट वीडियो में आपको, है ना, प्रोवाइड करते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट। सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट में चलो उसका पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, होता क्या है बच्चों, हमारा जो बैंक होता है, जो हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होता है, बैंक फाइनेंशियल अक्सर अपने है ना कस्टमर्स को क्या देता है, लोन प्रोवाइड करता है। जैसे कि यहाँ पे उसने क्या कर दिया, यहाँ बोरोवर्स को लोन प्रोवाइड कर दिया, बदले में लोन के बदले में वो क्या करवाता है, प्रॉपर्टी मॉर्गेज में रखवाता है। प्रॉपर्टी मॉर्गेज में यहाँ आती है, तो बोरोवर्स को लोन दिया बैंक ने और उसकी प्रॉपर्टी मॉर्गेज में बैंक के पास आ जाती है। बैंक के पास, है ना, पूरी की पूरी जो मॉर्गेज है वो पूल है, इकट्ठा हो रखे हैं। ठीक है, अब बैंक को अगर पैसे की जरूरत है, तो बैंक को पैसे की जरूरत है, तो बैंक क्या करता है, ये काम एक एसपीवी को दे देता है, स्पेशल पर्पज व्हीकल, कुछ नहीं, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, आपने नाम सुना है। ठीक है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है। ठीक है, स्पेशल पर्पज व्हीकल एक बॉडी कॉर्पोरेट बनाता है, जिनको बोलता है भाई सुन, तुम मुझे, है ना, पैसे प्रोवाइड करो। अब ये कहता है भैया ये पैसे मैं कैसे दूं, तो ये कहता है कि काम करता हूं मैं, मार्केट में पब्लिक इशू लेकर आता हूं, मार्केट में पब्लिक इशू या प्राइवेट प्लेसमेंट लेकर आता हूं। तो बच्चों कुछ नहीं, एक बॉडी कॉर्पोरेट है, स्पेशल पर्पस के लिए ये कंपनी बनी है, जिसमें ये क्या करती है,
सिक्योरिटीज इशू करती है, या तो जनता को करेगी या तो प्राइवेटली करेगी, ठीक है। तो ये फंड रेस करती है जो जनता से, जनता को बोलते हैं कि भैया हमारी कंपनी के आप शेयर्स ले लो। जनता बोलती है अच्छा आपकी कंपनी का क्या काम है, तो ये बोलते हैं हमारी कंपनी का है ना क्या काम है, ये हमारा स्पेशल पर्पस के लिए हमारा ये बनी है। तो बोलते बदले में हमें कैसे, अगर हमारा पैसा कल को डूब गया तो सिक्योरिटीज में क्या है, तो ये बोलेंगे कि भैया बैंक के पास रखा हुआ है, ये जो बोरोवर है इनका जो पूरा पैसा लोन जो दे रखा है बदले में इनके मॉर्गेज जो प्रॉपर्टी है बैंक के पास है, बैंक के पास है मतलब इनके पास है, ठीक है। कल को आपका पैसा अगर आपको नहीं मिलता है तो प्लीज आप इनको बेच कर सकते हो, तो फंड रेजिंग फ्रॉम दी मॉर्गेज बॉन्ड। तो बच्चों ये है पूरा डेट सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट। तो जो ये एसपीवी और जो ये बैंक मिलकर जो ये काम कर रहे हैं, अपनी सिक्योरिटीज इशू कर रहे हैं, है ना, उसे हम बोलते हैं सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। चलिए रीड करते हैं बच्चों, क्या है इसका पूरा एक है ना चैप्टर पढ़ोगे, कहाँ पर प्रोफेशनल में एक पूरा चैप्टर आएगा बच्चों। यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट प्रोफेशनल के ही डाल रखे, इसका छोटा आपको इंट्रोडक्शन दे रखा है, कुछ चीजें आपने पढ़ी है, कुछ चीजें आपके लिए न्यू है, जैसे कि ये आपके लिए न्यू है, ठीक है। रीड करते हैं क्या बोलता है हमारा, सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट आ रहा फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, ये फाइनेंशियल सिक्योरिटीज है, ठीक है, आर क्रिएटेड बाय द सिक्योरिटाइजिंग इंडिविजुअल लोन। अभी हमने देखा बोरोवर का जो लोन था है ना, उसी की सिक्योरिटीज बना के उन्होंने दे दी। Securitization is a financial process involve issuing security that are backed by assets। बच्चों गिरवी मॉर्गेज में प्रॉपर्टी कुछ ना कुछ था तो वो बैक्ड बाय मतलब सपोर्टेड बाय एसेट्स होता है, ठीक है। द एसेट ट्रांसफॉर्म इनटू सिक्योरिटीज, जो वो एसेट्स है उन्हीं को सिक्योरिटी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। द प्रोसेस इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को हम सिक्योरिटाइजेशन बोलते हैं। द ओनर ऑफ द सिक्योरिटी रिसीव एन इनकम फ्रॉम द अंडरलाइंग एसेट। बच्चों जो हमारा ओनर है जिसने सिक्योरिटीज खरीदी है, जनता में जिस भी लोगों ने शेयर्स खरीदे हैं, तो बच्चों कहीं ना कहीं वो जो प्रॉपर्टी है जो गिरवी रखी है उस पर उनकी ओनरशिप है, ठीक है। तो एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज बोलते हैं। सिक्योरिटाइजेशन डेट इंस्ट्रूमेंट कम विद द वेरियस एडवांटेज, बहुत सारे इसमें फायदे हैं कंपैरिजन टू जो कन्वेंशनल जो पुराने तौर तरीके से इन्वेस्टमेंट होते हैं उनके कंपैरिजन यहाँ पे है ना आपको बेनिफिट ज्यादा है। मोर वैल्यूएबल टू अ पोर्टफोलियो, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सिक्योरिटी इज मॉर्गेज सपोर्टेड बाय सिक्योरिटी। जो सिक्योरिटाइज डेट है लोअर इंटरेस्ट रेट होता है, नॉर्मली जो इंटरेस्ट रेट होता है उसके कंपैरिजन है ना इंटरेस्ट रेट कम है। होता क्या है बच्चों, होता क्या आप खुद सोचिए, देखो बैंक ने लोन दे रखा है इन बोरोवर्स को, ठीक है। बोरोवर ने लोन ले रखा है, बदले में इनको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, बैंक को इंटरेस्ट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल बदले में बैंक को इंटरेस्ट मिल रहा है 8% का, ठीक है। तो भाई इनको जो वो रिटर्न देगी वो 6% का देगी, 2% ये लोग खुद कमाएंगे। तो बच्चों ये पूरा ऐसा सिस्टम चलता है। तो भाई ये रिटर्न इंटरेस्ट का अमाउंट बैंक को मिलेगा, बैंक को पैसे की जरूरत थी तो उन्होंने जनता से पैसे उठाए तो उनको 6% रिटर्न देगी, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट, ठीक है। सिक्योरिटाइज डेट कैन लोअर इंटरेस्ट रेट, फ्री अप द कैपिटल फॉर द बैंक, बट दे कैन बी ऑल्सो एनकरेज लेंडिंग ऑफ द रीजन अदर देन मेकिंग अ प्रॉफिट, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे बस अब इधर उधर की बातें हैं। अ फ्यू प्राइवेटली प्लेस, ठीक है, सिड्स मतलब ये सिक्योरिटी डेट इंस्ट्रूमेंट हैव ऑलरेडी बीन लिस्टेड। बच्चों ये भी अपने आप को लिस्ट कराती है, ठीक है। चल बच्चों छोटा सा टॉपिक था, खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, म्युनिसिपल बॉन्ड्स। म्युनिसिपैलिटीज होती है, ठीक है। तो बच्चों म्युनिसिपैलिटीज कुछ नहीं म्युनिसिपल बॉन्ड्स कुछ नहीं, वही म्युनिसिपैलिटीज अपने खुद के बॉन्ड्स। बच्चों बॉन्ड्स कौन इशू करता है, गवर्नमेंट। तो म्युनिसिपल बॉन्ड्स मतलब जो म्युनिसिपैलिटीज अपने बॉन्ड इशू कर रही है, ठीक है। तो आओ रीड करें। म्युनिसिपल बॉन्ड्स रेफर टू दी मुनी बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। दी अर्बन लोकल, शहर के है ना, शहर की जो लोकल गवर्नमेंट होती है एजेंसी इशू करती है अक्सर ये बॉन्ड्स, ठीक है। चलो व्हेन गवर्नमेंट बॉडी वांट्स टू रेज फंड, सरकार को पैसे की जरूरत है तो म्युनिसिपल बॉन्ड्स के थ्रू भी कर सकती है। फॉर द प्रोजेक्ट इंटर रिलेटेड रोड एयरपोर्ट, बच्चों हमारी अर्बन गवर्नमेंट हमारे यहाँ पे म्युनिसिपैलिटीज को यहाँ पे रोड्स का काम कराना है, रेलवेज का काम कराना है, कुछ भी, तो उसके लिए उन्हें फंड की जरूरत पड़ती है। तो फंड के तौर पे वो जनता से है ना म्युनिसिपल बॉन्ड्स इशू करती है और उनसे पैसे इकट्ठा करती है। तो रेलवे स्टेशन बनाना है, स्कूल्स बनाना है एंड सो ऑन। सेबी ने गाइडलाइन दे रखी है लोकल है ना अर्बन लोकल गवर्नमेंट को बता के रखा है, भाई सुन तुझे अगर निकालना है, गवर्नमेंट को बोला है गवर्नमेंट आपको बॉन्ड्स निकालना है तो प्लीज हमारे रेगुलेशन के हिसाब से निकालना, ठीक। चलो तो यहाँ पे क्या लिखा है, बॉडीज टू रेज फंड बाय इशूइंग म्युनिसिपल बॉन्ड एग्जिस्ट इन इंडिया सिंस, बच्चों 1997 से आ गया था। सबसे पहला बॉन्ड कौन लेके आया था, बैंगलोर की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, फर्स्ट अर्बन लोकल बॉडी जिसने इशू किया था म्युनिसिपल बॉन्ड इन इंडिया। उसके बाद अहमदाबाद था दूसरा सेकंड है ना जिसने म्युनिसिपल बॉन्ड इशू किया। बस इतना ही बच्चों। नेक्स्ट, म्युनिसिपैलिटी शुड मीट फॉलोइंग एलिजिबिलिटी, कुछ एलिजिबिलिटी है। क्या सारे म्युनिसिपैलिटीज बॉन्ड्स लेके आ सकते हैं, उन्होंने कहा प्लीज हमारी कुछ एलिजिबिलिटी है उनको फुलफिल करिए, हम आपको म्युनिसिपल बॉन्ड लेकर आने देंगे, ये हमारा सेबी बोलता है, ठीक है। चलिए पहला पॉइंट,
म्युनिसिपैलिटीज बच्चों यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं एलिजिबिलिटी, कुछ एलिजिबिलिटी है म्युनिसिपल बॉन्ड इश्यू करने की। आइए, पहला, म्युनिसिपैलिटी मस्ट नॉट हैव नेगेटिव नेटवर्थ। म्युनिसिपैलिटीज का भी बच्चों पूरा का पूरा देखा जाता है, तो उनकी नेटवर्थ क्या नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए 3 प्रीवियस ईयर से। ठीक है, चलिए देन बच्चों सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, म्युनिसिपैलिटीज मस्ट नॉट डिफॉल्ट रीपेमेंट ऑफ द डेट सिक्योरिटीज। अगर उन्होंने कभी डेट सिक्योरिटीज इश्यू किया था या फिर कोई भी लोन लिया था, ठीक है, चाहे बैंक से लिया था, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से लिया था इन द लास्ट ईयर, उसमें उनका डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। म्युनिसिपैलिटीज प्रमोटर डायरेक्टर मस्ट नॉट बी एंडलेस, विलफुल डिफॉल्टर में ना आए आरबीआई की। ठीक है, नो रिकॉर्ड फॉर द डिफॉल्ट, इंटरेस्ट को लेकर, रिपेमेंट प्रिंसिपल अमाउंट को लेकर, मतलब वो इन डिफॉल्ट के लिस्ट में नहीं आना चाहिए, डिफॉल्ट के लिस्ट में है तो एलिजिबल नहीं है। एलिजिबिलिटी की बात हो रही है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट बच्चों, फिर से एक नया कॉन्सेप्ट, ये सब नए कॉन्सेप्ट आपके लिए, ये सब नया है बच्चों, ये पुराने सिलेबस में नहीं था, नया है तो राइट और शॉर्ट नोट आ सकता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ना चाहिए हमें। एक्सचेंज ट्रेड फंड, ये एक्सचेंज ट्रेड फंड क्या बच्चों, एक्सचेंज से मतलब स्टॉक एक्सचेंज से, एक्सचेंज से मतलब स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होने वाला फंड बच्चों, फंड आ गया, फंड आ गया मतलब म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या करता है, लोगों के पैसे इकट्ठा करता है, लोगों के पैसे इकट्ठा करता है, अलग अलग कंपनीज में डालता है। हमने पढ़ा लोगों से पैसे इकट्ठा करता है और बोलता है हम रियल स्टेट में लगाएंगे, हम रियल स्टेट में पैसे लगाएंगे। हमने पढ़ा इन्वेट, लोगों से पैसा इकट्ठा करता है, वो बोलता है मैं इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे लगाऊंगी। सेम बच्चों क्या है, ईटीएफ, एक्सचेंजेबल ट्रेड फंड। इसका मतलब क्या बच्चों, स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होने वाला फंड। म्यूचुअल फंड जैसा क्या, बिल्कुल सेम नहीं बच्चों। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, फॉर एग्जाम्पल होता क्या है, होता क्या है, आपने निफ्टी सुना है, निफ्टी सुना है, निफ्टी क्या है, सेंसेक्स क्या है, निफ्टी बच्चों इंडेक्स है, निफ्टी 50 कंपनीज का इंडेक्स है, टॉप 50 कंपनीज का। सेंसेक्स क्या है, 30 टॉप कंपनीज का इंडेक्स है। तो ये कह रहा है एक्सचेंजेबल, एक्सचेंज ट्रेड फंड, ये बोल रहा है हम लोगों से पैसा इकट्ठा करेंगे, लोगों से पैसा इकट्ठा करेंगे और पैसे लगाएंगे, हम पैसे लगाएंगे, जैसे कि हम निफ्टी में ही लगा देंगे, निफ्टी को हम बोलेंगे बच्चों, निफ्टी का ही हम क्या बोल देंगे, ETF, इसी के 50 कंपनीज में लगा देंगे। या फिर बच्चों आप अपनी मर्जी से, डिपेंड मर्जी। ठीक है, हमने बोला कि हम क्या करेंगे, बंचेस बता देंगे, जैसे पोर्टफोलियो होता है ना, ग्रुप होता है, हम यहाँ लगाएंगे, हम एक टाटा की कंपनी में लगा रहे, एक रिलायंस कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर में, एक रियल एस्टेट में, तो हम अलग 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 एरियाज में लगा रहे, तो हमने एक बंच बना दिया, एक बंच बना दिया, हम उसमें पैसा लगाएंगे। जैसे कि निफ्टी कंपनीज में बच्चों इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी, ऑटोमोबाइल्स की कंपनी है, तो उनकी उन 50 कंपनीज में हमने पैसा लगा दिया, तो ये बंच में लगाएंगे, तो इसे हम बोलते हैं एक्सचेंजेबल ट्रेड फंड। तो आ जाइए बच्चों डिटेल में पढ़ते हैं। एक्सचेंजेबल ट्रेडेबल फंड इज अ सिक्योरिटी दैट ट्रैक, बच्चों ये इंडेक्स की तरह ही होता है, इंडेक्स मतलब कुछ कंपनीज का बंचेस। तो इन्होंने बोल दिया हम आपसे पैसे ले रहे हैं, हम आपको पहले से ही बता देंगे कि ये पैसा कहां पे लगने वाला है, हम आपको पहले से ही बता देंगे ये पैसा कहां लगने वाला है। ठीक है, तो इन अ सिक्योरिटी दैट ट्रैक इंडेक्स, कमोडिटी, बॉन्ड्स, बास्केट ऑफ द एसेट, ये बस बास्केट है जिसमें हमने बोल दिया इन इन जगह पे हम लगा रहे हैं, पहले से बता दिया जाएगा। अब वो पूरे के पूरे मिक्स होंगे। ठीक है, इंडेक्स फंड ट्रेड इन द सिक्योरिटी, सिक्योरिटी इन सिंपल शब्दों में बोले तो ETF फंड है, ट्रैक इंडेक्स दैट दिस सेंसेक्स हो गया, निफ्टी हो गया। हमने बोला पूरे सेंसेक्स में 30 कंपनीज, उसी में पैसा लगा दिया, मतलब सेंसेक्स में जो जो कंपनी का जिस प्रपोर्शन में होगा उसी प्रपोर्शन में हमने पैसा लगा दिया। फॉर एग्जाम्पल 1000 करोड़ है, 1000 करोड़ पैसा है, 1000 करोड़ में है ना, IT सेक्टर में उन्हें कुछ परसेंटेज निकाल दिया, कुछ उन्होंने ऑटोमोबाइल्स लगा दिया, कुछ उसने सॉफ्टवेयर में लगा दिया, तो ये परसेंटेज होता है। ठीक है, चलो ये था इसका पहला पॉइंट। दूसरा, व्हेन यू बाय शेयर्स यूनिट, ठीक है, इसमें भी यूनिट फॉर्म में ही होता है क्योंकि फंड की तरह है। ठीक है, यू एक्चुअली बाय शेयर यूनिट्स पोर्टफोलियो दैट ट्रैक परफॉर्मेंस ऑफ द इंडेक्स, इंडेक्स की परफॉर्मेंस के बेसिस में इसमें रिटर्न आपको मिलता है। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट बच्चों, तीसरा पॉइंट, ये म्यूचुअल फंड जैसा नहीं है, म्यूचुअल फंड जैसा नहीं है बच्चों, बिल्कुल सेम तो नहीं होगा। ठीक है, ये क्या करता है, कॉमन स्टॉक ऑन द स्टॉक एक्सचेंज एंड प्राइस ऑफ द चेंज अप डाउन होता रहता है बच्चों उसके प्राइसेस। ठीक है, ऑब्वियसली, और इसमें भी चेंजेस आएंगे। ट्रेडिंग वैल्यू ऑफ द ETF डिपेंड अपॉन द नेट एसेट वैल्यू, बच्चों म्यूचुअल फंड में नेट एसेट वैल्यू थी, इसमें भी नेट एसेट वैल्यू के थ्रू ही होगी। दैट्स इट। चलिए यहाँ पे हमारा B पार्ट होता है ऊपर। A पार्ट हमने पूरा का पूरा क्या पढ़ा था बच्चों, पूरी लिस्ट पढ़ी थी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, कौन कौन लोग हैं जो कि फाइनेंस देने के लिए तैयार रहते हैं, फाइनेंस देते हैं। फिर हमने B पार्ट पढ़ा, हमने पढ़ा कौन कौन से फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, तो ये सब प्रोडक्ट है जिससे पैसे रेस करते हो भैया, ETF से लेते हो, ये नया है इसे याद रखना। ठीक है, देन
म्युनिसिपल बॉन्ड्स के थ्रू भी ले सकते हो, नया है, ठीक है। सिक्योरिटाइज डेट नया है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट नया है बच्चों। बाकी सब तो आपका है ना पड़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग की तरफ, सी पार्ट की तरफ चलते हैं। प्राइमरी मार्केट बच्चों, अब हम मार्केट दो होते हैं, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। अब प्राइमरी मार्केट हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो प्राइमरी मार्केट में ज्यादा है नहीं, ठीक है। बुक बिल्डिंग क्या है? बुक बिल्डिंग प्रोसेस है जिसमें हम प्राइस को डिस्कवर करते हैं। तो यहाँ पे ये लिखा है बुक बिल्डिंग इज अ मैकेनिज्म डिस्कवर करता है प्राइस, ठीक है। चलिए आपको मालूम है दो तरीके से प्राइस रेस किए जाते हैं, एक होता है फिक्स प्राइस, एक होता है बुक बिल्डिंग, ठीक है। फिक्स प्राइस होती है हमारी, एक होती है बुक बिल्डिंग। बुक बिल्डिंग बच्चों ये रिवीजन है, ये रिपीट है, इसमें कुछ एडिशन नहीं है। एलोकेशन नेट ये पढ़ चुके हैं। एक होता है बुक बिल्डिंग के थ्रू करना, एक होता है अदर देन बुक बिल्डिंग। अदर देन की बात करें तो 50% मिनिमम किसको दे दो? RII को दे दो, ठीक है। RII है, RII रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर, मिनिमम 50%, बाकी रिमेनिंग जिसको देने दो। अगर हम बुक बिल्डिंग के थ्रू जाएंगे तो दो है, 6(1) एंड 6(2). अगर 6(1) में आते हो तो बच्चों यहाँ पे मिनिमम लिमिट दे रखी है और मैक्सिमम लिमिट दे रखी है, और 6(2) से जाएंगे तो 75% QIB को देना है, ठीक है। तो ये सब रिपीट है। 5% किसको देना है बच्चों? म्यूचुअल फंड और रेस्ट ऑफ दी, ठीक है। यहाँ पे गलती से 50 हो गया, 50 नहीं होना चाहिए, 5% होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमें है ना, ये छोटा सा एक मिस्टेक है। चलिए फिर यहाँ पे सेम बातें लिखी है बच्चों, 5% है ना म्यूचुअल फंड को हमें देना ही देना है, ठीक है। QIB का 60% किसको देते हैं बच्चों? एंकर इन्वेस्टर को, रिपीट है। और हमें रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर को मिनिमम 50% देना, उससे ज्यादा देना चाहते हैं हाई दे सकते हैं, रिपीट है, नोट है, तो इसको फटाफट ले लो बच्चों। बुक बिल्डिंग की अगर प्रोसेस की जाए तो एक इश्यूअर कंपनी होती है ना, इश्यूअर कंपनी होती है जो अपॉइंट करता है एक लीड बुक रनर। बुक बिल्डिंग केस में लीड बुक रनर बोलते हैं, ठीक है। अब यही लीड बुक रनर अपॉइंट करता है सिंडिकेट ब्रोकर्स को, अंडर राइटर इन सबको, ठीक है। फाइल करते हैं ड्राफ्ट सेबी को, ठीक है। सेबी के बाद ROC को हम फाइल करते हैं, ये क्या? RHP, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, ठीक है। देन प्री इश्यू एडवर्टीजमेंट करो, इश्यू करो अपना ओपन, ठीक है। देन इन्वेस्टर सबमिट फॉर्म, बिडिंग सेंटेंस में भैया कितना कितना करिए, आफ्टर क्लोजर, ठीक है। फाइनलाइज होगी प्राइस, फिर रजिस्ट्रेशन कर दो प्रोस्पेक्टस फाइनल वाला ROC के पास, जिसमें फाइनल प्राइस डिसाइड हो गई। नेक्स्ट अलॉटमेंट कर दिया जाएगा, लिस्ट कर दिया जाएगा बच्चों, ये रिपीट है इसलिए इसको फटाफट। ट्रेडिंग, फिर स्टॉक एक्सचेंज में आप ट्रेड कर सकते हो, लिस्ट बच्चों। ये थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे बुक बिल्डिंग की प्राइस कैसे कैलकुलेट होती है। प्लीज एक एग्जांपल के थ्रू, मॉड्यूल में गिवन है उसी मॉड्यूल का एग्जांपल मैंने आपके सामने लिया। कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स कितने इश्यू होने चाहिए थे? 100। कंपनी नंबर ऑफ 100 कितने शेयर्स है? 100 शेयर्स इश्यू करना चाहती है। प्राइस बैंड बुक बिल्डिंग प्रोसेस, उसने कहा प्राइस बैंड 30 से 40, 30 मिनिमम 30 है और मैक्सिमम 40, इसके बीच में प्राइस। तो बुक बिल्डिंग प्रोसेस मतलब प्राइस डिस्कवर, प्राइस कैसे चेक की जाती है, कैसे कैलकुलेट। लेट्स चेक दैट इंडिविजुअल ने क्या बिडिंग दी, उस बिडिंग से हम देखेंगे। तो बच्चों इस बिडिंग से हमें पता चलेगा कि बुक बिल्डिंग प्रोसेस में प्राइस कैसे कैलकुलेट की जाती है। बच्चों बिड आना स्टार्ट हुई, ठीक है। बिड के नंबरिंग दे दी, नंबर ऑफ शेयर्स, किसी ने 20 मांगे, किसी ने 10 मांगे, किसी ने 20, किसी ने 30, किसी ने 20, ये लोगों ने बिडिंग चालू करी। बच्चों उन्होंने 20 नंबर ऑफ शेयर्स मांगे 40 रुपए के, 10 नंबर ऑफ शेयर्स 38 के मांगे, 38 के, 20 शेयर्स 37 के, 38 के, ठीक है। तो ये अलग अलग प्राइस में दिया। तो क्यूमुलेटिव डिमांड बच्चों, क्यूमुलेटिव डिमांड, इसको क्यूमुलेटिव पढ़ते थे फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बचपन में। तो क्यूमुलेटिव कैलकुलेट किया जाता है एक्चुअल में। कैसे कैलकुलेट किया जाता है? पहले 20 लोगों ने मांगा, फिर बच्चों क्यूमुलेटिव ऊपर वाले को ऐड करना पड़ता है, ठीक है। 20 प्लस 10 कितना होता है? 30, 30 प्लस 20 कितना होता है? 50, 50 प्लस 30 कितना होता है? 80, और बच्चों 80 प्लस 20 कितना होता है? 100। जहां उन्होंने बोला 100 हो गया। नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 100, जहां पर 100 स्टॉप हुआ तो बच्चों वो कट ऑफ प्राइस आ जाएगी। कट ऑफ प्राइस क्या आ जाएगी हमारे? ये 35, ये 35 हमारी क्या है? कट ऑफ प्राइस। वापस से कह रही हूं बच्चों, बुक बिल्डिंग प्रोसेस में प्राइस कैसे कैलकुलेट की जाती है। हम यहाँ पे क्यूमुलेटिव डिमांड कैलकुलेट करते हैं, हमारी प्राइस क्या होगी बच्चों? लोगों की डिमांड आती जाएगी, तो जिसमें डिमांड आपकी रुक जाएगी वही आपकी कट ऑफ फाइनल प्राइस होगी। बच्चों 35 आपका कट ऑफ प्राइस हो जाएगा, 35 आपका फाइनल प्राइस हो जाएगा। अब इसके ऊपर कुछ लोगों ने 40 का बोल रखा था। बच्चों जो कह रहा है मैं 40 देने को तैयार हूं, तो 35 तो उसको सस्ता पड़ेगा, अच्छी बात है। जो 38 देने को तैयार था, अब उसको हम बोले 35 का पड़ेगा, तो वो तो लेगा। बच्चों जो कह रहे थे मैं 33 दूंगा, 30 दूंगा, क्या उसको मिलेगा? नहीं मिलेगा। जो सस्ता कह रहा है उसको नहीं मिलेगा। 35 में टाइम खत्म हो गया है, उससे पहले सब लोगों को मिल जाएगा, उसके बाद वालों को नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन जिसने 40 रुपए दे दिया है, 38 मतलब जिन्होंने 35 से ज्यादा दे दिए, 5 रुपए ज्यादा दे दिया है, 3 रुपए ज्यादा दे दिए, 2 रुपए ज्यादा दे, उनको रिफंड कर दिया जाएगा। यही बात उन्होंने यहाँ पे लिखी है। जो बिड नंबर 5 है,
20 है ना, 35 कट ऑफ प्राइस आ गई। 1 to 5 हमने देखा, ठीक है, 1 to 5 हमने देखा, 20 10 ये करके पूरा 100 हो जाता है और 35 में है ना, 35 में रुक जाता है। बिड नंबर 6 और 7 को नहीं मिलेगा, अलॉटमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है, और जो भी बैलेंस था वो रिफंड कर दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट हेडिंग में चलते हैं बच्चों। एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट है, ठीक है, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट क्या बोलते हैं बच्चों, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट, ठीक है, होता क्या है, पहले सिस्टम बच्चों, पहले सिस्टम क्या होता था, ऑफलाइन होता था, अब चीजें सिस्टम थोड़े काफी ठीक हो गए हैं, है ना, ऑनलाइन सिस्टम हो गया। इस ऑनलाइन सिस्टम में क्या बोल दिया है कि आप जब भी एप्लीकेशन दोगे, जैसे हमने बिडिंग प्राइस के लिए एप्लीकेशन दिया, जरूरी नहीं अलॉटमेंट ना हो, किस किस को अलॉटमेंट नहीं हुआ, किस किस को अलॉटमेंट नहीं हुआ, ठीक है, 7 और 8 बिड 7 और 8 को नहीं अलॉटमेंट हुआ, तो बच्चों इनको अलॉटमेंट नहीं हुआ, तो इन्होंने भी तो एप्लीकेशन दी मतलब कि उन्होंने पैसे भी दे रखेंगे, इनके पैसे को ब्लॉक कर दिया जाएगा, इनके पैसे को क्या कर दिया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा। जब अलॉटमेंट होगा तो मिल जाएगा, अलॉटमेंट नहीं होगा, ठीक है, कंपनी को मिल जाएगा, अलॉटमेंट नहीं होगा तो रिटर्न कर दिया जाएगा। तो इन सब के पैसे कंपनी के पास चले जाएंगे, सबने ब्लॉक करा के रखे, सबने ब्लॉक करा के रखे, तो इन सब के पैसे कंपनी को जाएंगे, और इन दोनों के केस में, 2 6 और 7 के केस में इनके पैसे है ना इंडिविजुअल को वापस रिटर्न मिल जाएंगे। तो यहाँ पे ये लिखा है, आ जाइए, एसबा एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट इज एन एप्लीकेशन कंटेनिंग ऑथराइजेशन टू ब्लॉक। यहां पर इंडिविजुअल एप्लीकेशन देता है पैसे को ब्लॉक करो बैंक अकाउंट में, ठीक है। इफ इन्वेस्टर अप्लाइंग थ्रू एसबा दिस एप्लीकेशन मनी शेल बी डेबिटेड फ्रॉम द बैंक अकाउंट ओनली इफ अलॉटमेंट होगा तो, अदरवाइज नहीं। अब ये जो ब्लॉक करने वाला कौन होता है, बैंक होता है, इन्हें हम बोलते हैं सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक। ये सेबी के पास अपने आप को रजिस्टर कराते हैं कि हम एलिजिबल है ये फैसिलिटी देने की, ठीक है। चलिए तो एसबा की पूरी प्रोसेस देखिए। एसबा इन्वेस्टर पहले क्या करता है, एसबी इन्वेस्टर पहले क्या करता है बच्चों, सबमिट करता है अपनी एप्लीकेशन, फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक जैसे करना है करो, इसी बैंक को, सेल्फ सिंडिकेट बैंक को। अब ये क्या करता है, एप्लीकेशन को, मनी को है ना बैंक अकाउंट में क्या कर देता है ना, रखता है। देन इन्फॉर्म करता है कंपनी को बोलता है कंपनी आपके इतने नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब हो गए, पैसा मेरे पास है, ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। वंस ब्लॉक हो जाती है एप्लीकेशन मनी, एंटायर अमाउंट शेल बी रिमेन इन द बैंक अकाउंट में ही रहती है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, जैसे ही अलॉटमेंट फाइनलाइज होता है तब पैसे का डिसाइड होता है। अलॉटमेंट हो गया तो पैसे किसको मिल जाएंगे बच्चों, एस्क्रो अकाउंट में चले जाएंगे कंपनी के। अगर नहीं होता है रेमिटेड टू डीमैट अकाउंट तो बच्चों सब्सक्राइबर के पास वापस चले जाएंगे, इन्वेस्टर के पास वापस चलेंगे। ये तो है हमारा एसबा, इसकी पूरी होल प्रोसेस दे रखी है बच्चों। चलिए अब जो ये एसबा होता है बच्चों, ये न्यू कॉन्सेप्ट, आपने ये यूपीआई बहुत ज्यादा सुना होगा, ये है नया, ठीक है। न्यू स्टूडेंट का तो अभी कवर हो गया, पुराने बच्चों का नहीं कवर हुआ, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे कवर कर दिया, ठीक है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई अभी आप बहुत ज्यादा देख रहे होंगे, है ना, आपने खुद भी जब गूगल पे ये सब करते हो तो यूपीआई के थ्रू करते हो, अकाउंट जो रहता है, ठीक है। देन आपने बहुत ज्यादा टीवीज में भी देख रखा होगा। तो आ जाओ, तो यूपीआई क्या है बच्चों, एसबा में अब आप यूपीआई के थ्रू क्या कर रहे हो, एप्लीकेशन दे रहे हो, ठीक है। तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इलेक्ट्रॉनिकली पैसों को आप जो ट्रांसफर कर रहे हो, एसबा इन अ पब्लिक प्रोसेस। तो क्या है यूपीआई बच्चों, आ सकता है राइट और शॉर्ट में। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एक इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है, डेवलप बाय दी है ना नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन, शॉर्टकट में बोलूं एनपीसीआई, और रेगुलेटेड बाय आरबीआई। ये इन लोगों ने इसको पूरा सिस्टम को बनाया है। ये सिस्टम क्या है बच्चों, ये सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट है, 2 पार्टीज जिनका बैंक अकाउंट है उनके बीच में, ठीक है। अभी जनवरी 1 2019 से ही चालू हुआ है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, ठीक है। एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चन आ सकता है, यही क्वेश्चन आ जाएगा सेम। क्या लिखा है, हाउ इज, क्वेश्चन आ भी चुका है बच्चों इसमें, ठीक है, एक अटेम्प्ट में आ चुका है अभी फ्रेश जब से आया। हाउ इज पब्लिक इशू एप्लीकेशन यूज इन यूपीआई डिफरेंट फ्रॉम द पब्लिक इशू एप्लीकेशन फ्रॉम द एसबा। नॉर्मली जो यूपीआई है वो कैसे एसबा की यूपीआई से अलग है, ठीक है, कैसे, तो आ जाओ। पब्लिक इशू एप्लीकेशन यूपीआई इज अ स्टेप टुवर्ड्स डिजिटलाइजिंग द ऑफलाइन प्रोसेस, जो ऑफलाइन प्रोसेस थे उसको ऑनलाइन कर दिया, ठीक है, एप्लीकेशन प्रोसेस बाय मूविंग द सेम ऑनलाइन, ठीक। चलो तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, आपकी एक यूपीआई डी क्रिएट की जाती है, उसके एक पिन होता है, उसके थ्रू आप एप्लीकेशन मनी देते हो मोबाइल बैंकिंग के थ्रू, ठीक है। चलो बाकी कुछ नहीं, इस मनी को ब्लॉक कर दिया जाता है ऑटोमेटिकली रेमिटेड टू द एस्क्रो अकाउंट। अलॉटमेंट होगा तो एस्क्रो अकाउंट में कंपनी में चले जाएगा, नहीं होगा तो हमारे पास वापस आ जाएगा, सारा सिस्टम ऑटोमेटिक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा सकता है, यूपीआई पेमेंट ऑप्शन कैन बी यूज इन द पब्लिक प्रोसेस, क्या यूज हो सकता है, हाँ बच्चों आंसर है आपका यस, हो सकता है, ठीक है। यूपीआई एज अ पार्ट ऑफ बिडिंग के टाइम पे आप इसे यूज करते हो, कैसे, इन्वेस्टर विल फाइल बिड, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म एज पर द एग्जिस्टिंग प्रोसेस अलॉन्ग विद यूपीआई आईडी के थ्रू एप्लीकेशन भरेगा और उसमें पैसे के ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। तो पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरेगा, अब एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद उसको सबमिट कर देगा, कुछ नहीं, सिंपल लिखा है, एग्जिस्टिंग प्रोसेस, इन्वेस्टर सबमिट करेगा एप्लीकेशन और चला जाएगा,
ठीक है। चलिए फिर इलेक्ट्रॉनिकली पूरी डिटेल्स वगैरह इन्वेस्टर की उस आईडी में, स्पॉन्सर अपॉइंटेड बाय इश्यूअर, है ना, उसमें पूरी सिस्टम्स रहेगा, इलेक्ट्रॉनिकली ये सारे काम होते हैं बच्चों। देन हम पढ़ क्या रहे, यूपीआई एज द पेमेंट ऑप्शन कैन बी यूज, पब्लिक इश्यू प्रोसेस में यूज हो सकता है, हाँ इन्होंने कहा बिडिंग प्रोसेस में यूज हो सकता है, देन ब्लॉकिंग में यूज हो सकता है। बिडिंग मतलब जब आप बिड दे रहे हो, मुझे 30, जैसे हमने पढ़ा था 30 से 40 के बीच में, मैंने कहा मुझे 38 का चाहिए, तो आपने 38 की पेमेंट कर दी इलेक्ट्रॉनिकली, वो इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ब्लॉक करने के लिए होता है एस्क्रो अकाउंट, स्पॉन्सर बैंक बोलो या फिर, ठीक है, रिक्वेस्ट करता है ऑन द इन्वेस्टर, ठीक है, पैसे ब्लॉक है तो भाई अलॉटमेंट करे तो कंपनी बोलेगी अलॉटमेंट हमने कर दिया, हमें पैसे दीजिए, तो यहाँ पे उसी की प्रोसेस की बात करें। ठीक है, रिक्वेस्ट रेज, कंपनी का एस्क्रो अकाउंट इलेक्ट्रॉनिक बोला जाएगा, हमें दीजिए, तो इन्वेस्टर को एसएमएस दिया जाएगा कि आपका अलॉटमेंट हो गया, आपके पैसे उनको दिए जा रहे हैं। तो बच्चों वैलिडेशन जैसी होगा, ब्लॉक रिक्वेस्ट बाय द इन्वेस्टर, उसको हटा दिया जाएगा और बैंक में पैसे चले जाएंगे कंफर्मेशन के बाद। ठीक है, यूपीआई एज अ पार्ट ऑफ द पेमेंट शेयर पोस्ट एलोकेशन प्रोसेस। ठीक है, तो हेडिंग क्या बोलता है बच्चों, यूपीआई एज अ पार्ट पेमेंट फॉर द शेयर पोस्ट एलोकेशन प्रोसेस। ठीक है, पार्ट ऑफ द पेमेंट, एलोकेशन के बाद पार्ट पेमेंट में कर सकते हो, हाँ, तो बस ये लिखा है, बेस्ड ऑन द ऑथराइजेशन, जैसे आपको ऑथराइजेशन मिलती है गिवन बाय द इन्वेस्टर यूजिंग पिन एट द टाइम ऑफ ब्लॉकिंग फंड, बच्चों आपका पार्ट पेमेंट भी इन्वेस्टर से, है ना, लेकर आपके पास रिमेनिंग फंड आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो सारे सिस्टम ऑटोमेटिक हो गए, बस यही पूछा है। नेक्स्ट एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वेदर यूज ऑफ यूपीआई एज अ पेमेंट मैकेनिज्म पब्लिक इशू इज मैंडेटरी है, हाँ बच्चों वापस से पब्लिक इशू लेके आ रहे हैं कंपनी के लिए, कंपनी बोल रहा है पब्लिक इशू लेके आ रहे हैं, क्या यूपीआई होना मैंडेटरी है, हाँ मैंडेटरी है, आरआईआई के लिए। आरआईआई कौन बच्चों, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर। रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर को हमेशा यूपीआई के थ्रू ही पेमेंट करनी है, उनके अलावा बाकी लोग को नहीं। बाकी लोग कौन बच्चों, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर वो बंदा होता है जो 2 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसके ऊपर बाकी सब क्या होता है, हाई नेटवर्क इंडिविजुअल। तो रिटेल इंडिविजुअल के लिए यूपीआई की थ्रू पेमेंट करना इज कंपलसरी, तो मैंडेटरी है, यस मैंडेटरी है। फेज 1 2 कुछ नहीं, 3 कुछ नहीं, बस आपको ये देखना है कि हाँ, ये बच्चों बस ऊपर इधर उधर की बातें बताइए, कुछ नहीं, बस हाँ मैंडेटरी है, इसका पॉइंट ये है। अप टू व्हाट लिमिट कैन अप्लाई पब्लिक इशू, यूपीआई के अगर थ्रू जा रहे हो, अभी मैंने बोला रिटेल इंडिविजुअल के लिए भाई कंपलसरी है, तो ऑब्वियसली कितनी लिमिट तक आप कर सकते हो, 2 लाख तक के लिए, 2 लाख तक की पेमेंट के लिए आप यूपीआई यूज करोगे। 2 लाख तक की पेमेंट के लिए कौन आता है, कौन आता है 2 लाख की इन्वेस्टमेंट के लिए, यही लिखा है। आर ऑल दी कैटेगरीज इन्वेस्टमेंट एलिजिबल टू अप्लाई पब्लिक इशू, नहीं बिल्कुल नहीं, नो, ओनली रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर 2 लाख तक के लिए, तो यहाँ पे टॉपिक होता है ऊपर, सिंपल था। ठीक, चलिए नेक्स्ट हेडिंग आता है ग्रीन शू ऑप्शन। व्हाट यू मीन बाय ग्रीन शू ऑप्शन, बच्चों पहले भी पढ़ा चुके हैं, फटाफट देखेंगे। कंपनी शेयर इशू करती है जनता को, ठीक है, लेकिन कंपनी को मालूम है कि वो ओवर सब्सक्राइब हो सकते हैं, उसकी कंपनी के शेयर्स बहुत ही अच्छे हैं, तो अब बहुत ओवर सब्सक्राइब हो रही है तो प्रो राटा बेसिस में दिया जाता है, ठीक है, और उसकी लिस्टिंग की जाती है, क्योंकि कंपनी ब्लू चिप कंपनीज है, ठीक है, तो ओवर सब्सक्रिप्शन होने के चांसेस है, प्राइस एकदम से अप्स डाउन हो जाते हैं, तो इसको कंट्रोल करने के लिए एक पूरा का पूरा प्राइस मैकेनिज्म होता है, इसको हम ग्रीन शू ऑप्शन बोलते हैं। इस ग्रीन शू ऑप्शन का एक दूसरा नाम भी होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, प्राइस स्टेबलाइजिंग मैकेनिज्म। ठीक, तो ग्रीन शू ऑप्शन एक अमेरिकन कंपनी ने फर्स्ट टाइम, एक अमेरिकन कंपनी थी जिसका नाम था ग्रीन शू कंपनी। ये जो ग्रीन शू कंपनी है, इस कंपनी ने फर्स्ट टाइम इस प्राइस स्टेबलाइजिंग मैकेनिज्म को यूज किया, इसलिए इसका नाम ग्रीन शू ऑप्शन भी पड़ गया, 2 नाम से जाना जाता है। ठीक है, वॉज द फर्स्ट कंपनी, यही लिखा है, ऑप्शन इज नोन एंड ग्रीन शू ऑप्शन। चलो यहाँ पे प्रोसेस दे रखा है, पहला अ कंपनी शैल ऑब्टेन अप्रूवल, ग्रीन शू ऑप्शन, अगर कंपनी को लग रहा है उसके प्राइस बहुत अप्स डाउन होने वाले इशू लेकर आ रही है, तो वो पहले से क्या कर सकती है, अप्रूवल ले लेगी जनरल मीटिंग में, हम क्या करने वाले हैं, हम प्राइस को कंट्रोल करने वाले। कंपनी शैल अपॉइंट एक स्टेबलाइजिंग एजेंट को अपॉइंट करेंगे, ये एजेंट का काम रहता है स्टेबलाइज कंट्रोल करना, साइन एग्रीमेंट करता है, फिर अनदर एग्रीमेंट, यही बंदा एग्रीमेंट किसके साथ करेगा बच्चों, बिटवीन द स्टेबलाइजिंग एजेंट प्रमोटर, प्रमोटर के साथ भी। बच्चों याद करो हमने पढ़ा था। अब हमने बोला कि एक एजेंट अपॉइंट होता है, एजेंट इस काम को करता है, एजेंट क्या करता है, उसको शेयर्स तो चाहिए बच्चों, मार्केट में प्राइस को अप डाउन हो रहे हैं तो उसे मार्केट में बैलेंस करना है। अगर मार्केट में प्राइस बहुत ज्यादा हाई रेट में, तो बच्चों वो शेयर को सस्ते में खरीदेगा, मार्केट में बहुत सस्ते हैं तो बच्चों वो क्या करेगा, महंगे में खरीदेगा, तो वो ऐसे अप डाउन करता है। इसके लिए उसके पास भी शेयर्स होने चाहिए, तो वो शेयर्स किससे लेगा, प्रमोटर से उधारी लेगा, प्रमोटर से लेगा या फिर शेयर होल्डर से लेगा, जिनके पास है ना, जिनके पास 5% से ज्यादा के शेयर्स है, इन लोगों से उधारी लेगा, और 15% इशू साइज से ज्यादा नहीं ले सकता, उधारी भी कितने ले सकता, उधारी में शेयर्स लेगा, बोलेगा मैं प्राइस को पहले बैलेंस करूंगा, वापस आपके शेयर्स दे दूंगा, तो इसीलिए अग्रीमेंट होता है स्टेबलाइजिंग अग्रीमेंट। ठीक है, मार्केट में डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, प्राइस को स्टेबलाइज करता है, तो यहाँ पे वो यही कह रहे हैं। ठीक है,
चलिए, तो क्या बोलता है प्रमोटर सब्सिक्वेंटली स्टेबलाइजिंग एजेंट ओपन करता है एक अकाउंट, उसमें है ना, उसमें पूरे पैसे एंड ऑल रखता है, शेयर्स की जरूरत है तो शेयर्स रखेगा, पैसे की जरूरत है तो पैसे की जरूरत। द कंपनी ऑल्सो अलॉट इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर को भैया अलॉटमेंट दे देगी। ट्रेडिंग ऑफ लिस्टिंग शैल बी कमेंस आफ्टर अलॉटमेंट शेयर्स एक्सचेंज, देयर आर टू पॉसिबिलिटी आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द ट्रेडिंग इन स्टॉक एक्सचेंज। दो, या तो मार्केट में प्राइस कम हो जाएगा या तो मार्केट में प्राइस ज्यादा हो, प्राइस में गो अप, प्राइस में गो डाउन, जैसा होगा बच्चों अप्स डाउन होगा। ठीक है, सेम लिखा है जो ऊपर पड़ा, शेयर होल्डर की पहले अप्रूवल लो, अपॉइंट करो स्टेबलाइजिंग एजेंट को, अग्रीमेंट करो उस एजेंट के साथ, अग्रीमेंट प्रमोटर भी करेगा क्योंकि वो धारी में शेयर दे रहे हैं, उनका एक अलग अग्रीमेंट होगा, ओपन कर लेगा एक अकाउंट। ठीक है, देन ओवर अलॉटमेंट होगा तो भैया ट्रेडिंग चालू करेगा। अब डिपेंड, अगर प्राइस अप जा रही है कि नहीं, ड्रॉप इन प्राइस, प्राइस कम हो रही है, यस कम हो रही है, तो स्टेबलाइजिंग एजेंट उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेगा, नहीं हो रही है बढ़ रही है तो उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेगा। ठीक है, तो वो अप्स डाउन होगा। चलिए, तो बाकी कुछ नहीं, ये बस डायग्राम है बच्चों। ठीक है, इस डायग्राम में स्टेप बाय स्टेप दे रखा है, प्रमोटर पहले क्या करेगा, ठीक है, इसको शेयर्स देगा, स्टेबलाइजिंग एजेंट को, स्टेबलाइजिंग एजेंट क्या करेगा, ओवर अलॉटमेंट देगा, फिर उसके बाद है ना इसके पास जाएगा, फिर स्टॉक एक्सचेंज में जाके पूरा अप्स डाउन करेगा, फाइनली शेयर्स को वापस लेके आएगा और स्टेबलाइजिंग एजेंट प्रमोटर से जो शेयर्स उधारी में लेके गया था दे जाएगा। प्राइस अप और डाउन में यही होगा तो सेम है। ठीक है, चलिए अब आ जाओ बच्चों, प्राइमरी मार्केट पूरे से खत्म करते हैं, सेकेंडरी मार्केट इंपॉर्टेंट। पहले तो मैं बता दूं सेकेंडरी मार्केट में क्या क्या चेंजेस आए बच्चों, ये लेसन आउटलाइन है, मैं यहाँ आपको रिवीजन नहीं करवा रही हूँ बच्चों, यहाँ पे बस जो न्यू चीज है बस मैं वो आपको रीड करवाऊंगी, बस मैं आपको बता दूं क्या क्या पढ़ चुके हैं बच्चों। हम यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, सेंसेक्स, निफ्टी एंड ऑल पढ़ चुके हैं। यहाँ पे रोल ऑफ बच्चों जो रेड कलर का मार्क है ना, जो रेड कलर का मार्क है ये हमारे लिए क्या है, नया। रोल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज बच्चों इजी है, अमेंडमेंट नहीं है, चीजें ऐड है, रोल स्टॉक एक्सचेंज के रोल की बात हो रही है। ठीक है, टाइप ऑफ सिक्योरिटीज पढ़ चुके, एक परमिटेड होता था और एक लिस्टेड होता था। ठीक है, इसके अंदर ये पॉइंट दे रखे, ये बच्चों रिपीट है, ये बच्चों रिपीट है, ये सब नया है बच्चों, जो जो हाईलाइट है ये नया है, जैसे रोल नया है, टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी में ये पॉइंट्स नए हैं। ठीक है, स्टॉक इंडेक्स मार्केट इंडेक्स नया है आपके लिए, बेसिस ऑफ इन्वेस्टिंग ये नया है आपके लिए, ग्रीवेंस रिस्क मैनेजमेंट ये नया है। तो रेड कलर का जो हाइलाइटर है जो मैंने अभी येलो कलर कर दिया बच्चों, ये हाइलाइट्स आपके लिए नए हैं, अमेंडमेंट बोलूंगी, अमेंडमेंट नहीं सॉरी न्यू एडिशन बोलूंगी। तो यहाँ पे अब मैं रिविजन नहीं करवा रही हूँ, ये बस मैं आपको एक्स्ट्रा जो चीजें हैं, ठीक है, अगर आपको किसी कॉन्सेप्ट में डाउट है तो प्लीज मुझे अलग से व्हाट्सएप कर दो, मैं यहाँ पे बस जो नई चीजें ऐड हुई है बस वही पोर्शन करवाऊंगी आप। ठीक है, तो आ जाओ, सबसे पहले रोल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज का रोल बच्चों बहुत चिल्लर है, बहुत सारे चैप्टर्स में हम पढ़ चुके हैं, रिपीट है, लेकिन एग्जाम में अगर आता है ना, बी पार्ट है, बी पार्ट में अगर चिल्लर चीजें भी ऐड हुई है तो उसको पढ़ लो क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक, स्टॉक एक्सचेंज की रोल की बात करें, वो बच्चों स्टॉक एक्सचेंज का क्या क्या रोल है, एक्ट एज अ कंटिन्यूस मार्केट बच्चों, कोई भी कभी भी आ जा सकता है, मुझे आज शेयर्स चाहिए आज शेयर्स खरीदूंगी, आज बेच के निकलना है बेच के निकलूंगी, तो ये कंटिन्यू मार्केट है, हमेशा चलने वाले, मेरे आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मार्केट अपने आप चलता रहता है। इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट इन एनी सिक्योरिटीज बट इन केस है ना एनी रिस्क कभी भी एग्जिट कर सकता है, तो ये कभी भी दोबारा से मैं री एंटर कर सकती हूँ, तो ये कंटिन्यूस मार्केट है जो चलता रहता है। दूसरा, रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिटी इवोल्यूशन, ये जो स्टॉक एक्सचेंज उसके रोल की बात कर रहे हैं बच्चों, ये प्राइस ये क्या करता है, सिक्योरिटीज को इवैल्यूएशन करता है, रिस्पॉन्सिबल प्राइस। ठीक है, क्या लिखा है, जो भी इसकी स्टॉक प्राइस है, जो भी इसकी स्टॉक प्राइस है, स्टॉक प्राइस बताता है कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी, कंपनी की स्टेबिलिटी कैसी, तो ये इवैल्यूएट करके बताता है कंपनी के बारे में। मोबिलाइजिंग सेविंग, मोबिलाइजिंग सेविंग में क्या बताता है बच्चों, कि नॉट इन्वेस्ट बल्क अमाउंट, बहुत ज्यादा बल्क अमाउंट की जरूरत, थोड़े अमाउंट से भी काम चल जाएगा। ठीक है, चलिए, अनेबल हेल्दी स्पेकुलेशन बच्चों, सट्टा मार्केट है, स्पेकुलेशन क्या, प्राइस में जो फ्लक्चुएशन होता है उसका फायदा उठाना, लेकिन यहाँ पे हेल्दी स्पेकुलेशन है। ठीक है, स्पेकुलेशन आप प्रॉफिट गेन कर सकते हो लेकिन हेल्दी तरीके से, यहाँ पे कोई भी है ना 2 नंबर का काम नहीं है। इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को तो प्रोटेक्ट करता ही है। एंश्योर लाइबिलिटी, एंश्योर लाइबिलिटी बोलता है कि भैया सो लिमिटेड इफ देयर इज एनी नेसेसिटी ऑफ द फंड, अगर सॉरी एंश्योर लाइबिलिटी नहीं लिक्विडिटी, सॉरी हमेशा लिक्विडिटी, जिस दिन बेच के निकलना निकल जाओ उस दिन पैसा मिल जाएगा। एक्ट इज द इकोनॉमिक बैरोमीटर, बैरोमीटर क्यों बोलते हैं बच्चों, इससे हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ भी पता चलती है। स्टॉक मार्केट हम बोलते हैं सेंसेक्स बढ़ा निफ्टी बढ़ा, इकोनॉमिक ग्रोथ इससे हमें पता चलती है। एक्सरसाइज विजिलेंस, नजर रखता है बच्चों कंपनीज में, एवरी कंपनी लिस्टेड, जो भी कंपनी लिस्टेड है उस पर यही स्टॉक एक्सचेंज नजर रखता है सही है कि नहीं, कंपनी एनुअल रिपोर्ट मंगाता है, बैलेंस शीट मंगाता है, ऑडिटेड सही कंपनी हो कि नहीं। अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल, फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी अट्रैक्ट करता है, आओ हमारे इंडिया के स्टॉक मार्केट में पैसा लगाओ। स्टॉक एक्सचेंज इंश्योर करता है सेफ्टी ऑफ द कैपिटल एंड फेयर डीलिंग, ये इंश्योर करता है भैया सारे काम फेयर डीलिंग तरीके से हो। बच्चों ये एक और है पॉइंट।
ठीक है। ये क्या बोलता है, रेगुलेट कंपनी मैनेजमेंट, कंपनी को भी रेगुलेट करता है, रूल्स है ना फुलफिल करवाता है, कंडीशंस एंड सेफगार्ड करता है एक तरीके से। ठीक, चलो फिर बच्चों चिल्लर पॉइंट से आ जाओ। इंडियन स्टॉक एक्सचेंज की बात हो रही है, इंडिया में बॉम्बे नेशनल, मालूम है बच्चों, कुछ नहीं बस ये बोल रखा है, ये बता के रखा है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कब आया था, 1872 में। 1992 में कौन आया था, एनएससी आया था। ठीक है, चलिए बस ये दे रखा है। इन्होंने कहा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का ट्रेडिंग का जो टाइम, मैकेनिज्म, आवर्स है, सेटलमेंट प्रोसेस सब सेम है। चलिए नेक्स्ट बच्चों क्या है, टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी, लिस्टेड, परमिटेड। लिस्टेड जिस कंपनी के शेयर्स लिस्टेड है, परमिटेड लिस्ट नहीं है। मैं बॉम्बे स्टॉक में लिस्ट हूँ लेकिन मैंने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में परमिशन ले रखी है, बस ट्रेडिंग करनी, मुझे लिस्ट नहीं करना है, ट्रेडिंग करना अलाउ। तो ये होता है, ये तो पढ़ चुके इसलिए यहाँ पे दे नहीं रखा है, लेकिन उन्होंने बोल के रखा है कुछ मार्केट पार्टिसिपेंट है। बच्चों कुछ मार्केट पार्टिसिपेंट है सिक्योरिटी मार्केट में, कौन है, ये है, ये नीचे लिस्ट दे रखी है। मार्केट डिपॉजिटरी पढ़ते हैं, ये भी नए ऐड हुए, लेकिन बच्चों इन सबका मीनिंग हम जानते हैं। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन है, कस्टोडियन कौन, ये सब हम जानते हैं। यहाँ पे ये रिपीट है, तो रिपीट है मतलब कि 16 चैप्टर्स के बाद वाले चैप्टर में सारी डिटेलिंग है आपको, यहाँ है ना, वहां पढ़ लोगे तो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा, कस्टोडियन भी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे बस ये दे रखा है, कीप रिकॉर्ड दी एक्शन ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट एड्स, ये है इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट नहीं मतलब कस्टोडियन का काम क्या है बच्चों, ये कस्टोडियन का पूरा मीनिंग दे रखा है। कस्टोडियन एक बॉडी कॉर्पोरेट है जो कि अकाउंटेबल होल्ड करके रखता है, फिजिकल फॉर्म में शेयर्स अपने पास रखता है, तो ये कस्टोडियन क्या क्या करता है, मेंटेन करता है क्लाइंट की सिक्योरिटीज फंड्स को, कलेक्ट करता है बेनिफिट राइट सिक्योरिटी क्लाइंट के बिहाफ में, कीपिंग द क्लाइंट इन्फॉर्म, एक्शन टेकन जो भी किया जा रहा है पोर्टफोलियो में वो ये बताता है बच्चों। देन इसके बाद ये जैसे मार्केट इंटरमीडिएट से छोटे छोटे कस्टोडियन में डिटेलिंग बस लिख दिया गया है, क्योंकि कस्टोडियन की डिटेलिंग शायद कहीं और नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ दे दी। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, मर्चेंट बैंकर, सब जगह पढ़ रहा है, बस मॉड्यूल में ये चीजें उन्होंने हेडिंग दे दी और उसके अंदर एक छोटा सा पैराग्राफ दे दिया, पढ़ने की जरूरत नहीं और ना ही मैंने यहाँ पे कवर किया है। क्यों नहीं किया है, क्योंकि क्लियरिंग कॉर्पोरेशन हम सैकड़ा में पढ़ चुके हैं, मर्चेंट बैंकर हम 16 चैप्टर में पढ़ेंगे, तो हर जगह से कवर है, इसलिए मैंने यहाँ पे दिया नहीं है। ठीक, स्टॉक मार्केट इंडेक्स। अब ये स्टॉक मार्केट इंडेक्स क्या है बच्चों, इंडेक्स जहां कहीं भी आ जाएगा समझ जाना, इंडेक्स आगे तो उसमें बहुत सारी कंपनीज होंगी, तो स्टॉक मार्केट का इंडेक्स क्या है, ये एक इंडेक्स है जो कि इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द प्राइस मूवमेंट। समझ लो इस इंडेक्स में 20 कंपनीज है, तो इस 20 कंपनी की परफॉर्मेंस बताता है, उसकी प्राइसिंग बताता है, मूवमेंट कितने में अप डाउन। ठीक है, प्राइस मूवमेंट ऑफ द प्रोडक्ट इन द फाइनेंशियल कमोडिटी जो भी है। ठीक, चलिए ये मेजर करता है प्राइस मूवमेंट, स्टॉक बॉन्ड्स टी बिल्स जो भी आता है। स्टॉक मार्केट इंडेक्स मेंट टू कैप्चर ओवरऑल बिहेवियर ऑफ द इक्विटी मार्केट। ठीक है, नीचे आ जाओ, इसको कैलकुलेट करते हैं, बेस पीरियड होता है, बेस इंडेक्स वैल्यू होता है उससे, जैसे हम निफ्टी के और सेंसेक्स का कैलकुलेट करते थे। स्टॉक मार्केट बच्चों राइटर शॉर्ट में आएगा इसमें और कुछ नहीं। ठीक है, चलो तो स्टॉक मार्केट इंडेक्स वेरी यूजफुल वेराइटी ऑफ द रीजन। ठीक है, क्यों यूजफुल है स्टॉक मार्केट इंडेक्स, क्यों जरूरी है, यहाँ पे रीजन दे रखा है सम ऑफ देम। हिस्टोरिकल कंपैरिजन हो जाता है इससे बच्चों, हिस्टोरिकल कंपैरिजन हो जाता है। एक स्टैंडर्ड यूज कैन बी स्टैंडर्ड हमें मिल जाता है, कंपेयर हम कंपेयर कर पाते हैं दूसरे इक्विटी फंड से। इंडेक्स स्टॉक मार्केट इंडेक्स क्यों जरूरी है, इसलिए जरूरी है कंपैरिजन हिस्टोरिकली हो जाता है, हिस्टोरिकल भी और करंट भी हो सकता है। पहला पॉइंट हिस्टोरिकल, ये करंट की बात करें। लीड इंडिकेटर परफॉर्मेंस ओवरऑल से कंपेयर कर लेते हैं। स्टॉक मार्केट हाईली है ना अप टू डेट इंफॉर्मेशन मिलता है। मॉडर्न फाइनेंशियल एप्लीकेशन बच्चों ये सब कुछ आज के जमाने के कुछ मॉडर्न इंडेक्स है जिससे हमें पता चलता है कंपनी परफॉर्मेंस। तो कुछ नहीं, स्टॉक मार्केट इंडेक्स कुछ नहीं, एक इंडेक्स है जो कि परफॉर्मेंस बताता है और ये परफॉर्मेंस कंपेयर करने में ज्यादा अच्छा रहता है। चलिए ये भी चीजें नए ऐड हुई है, यहाँ पे सेकंड पार्ट में जो भी चीजें वो न्यू ऐड में बता दी। बेसिस ऑफ इन्वेस्टिंग, जब कभी भी इन्वेस्ट करोगे तो कुछ रिस्क होते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं, तो यहाँ पे उन्होंने दे रखे कुछ की फैक्टर्स दे रखे। की रिस्क इन्वेस्टिंग, जब भी सिक्योरिटी मार्केट में इन्वेस्ट करोगे बच्चों डायरेक्ट यही हेडिंग आ सकती है। ठीक है, की रिस्क क्या क्या है सिक्योरिटी मार्केट में इन्वेस्ट करने की। मार्केट रिस्क देख लो, इसको सिस्टमैटिक रिस्क बोलते हैं, मार्केट का रिस्क देख लो। ठीक है, मार्केट रिस्क मतलब क्या है, पूरी कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस देखो, फाइनेंशियल मार्केट देखो कैसा है, फिर पैसे लगाओ। अनसिस्टमैटिक बच्चों, अनसिस्टमैटिक मतलब कि अनसर्टेनिटी जो कभी भी आ सकती है। जब भी किसी कंपनी में पैसे लगा रहे हो तो इन रिस्क को ध्यान रखना। पहले जो दिखने वाली रिस्क है सिस्टमैटिक, जो नहीं दिखने वाले हैं उसे अनसिस्टमैटिक बोलते हैं। इन्फ्लेशन रिस्क तो रहता ही है। इन्फ्लेशन रिस्क से हमारा मतलब क्या है, चांस हो सकता है भैया, चांस होता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट लूज देयर वैल्यू एकदम से बढ़ जाए। ठीक है, चलो लिक्विडिटी रिस्क भी होता है, क्या पता हम बेचना चाहते हैं, कोई खरीदने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो लिक्विडिटी रिस्क भी होता है इन्वेस्टमेंट करने से पहले। बिजनेस रिस्क, जिस बिजनेस कंपनी में आपने लगाया पैसा वो बिजनेस ठप हो गया तो। वोलैटिलिटी रिस्क, वोलैटिलिटी क्या बोलता है, कंपनी की स्टॉक प्राइस एकदम से है ना बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रही है, कम होगी। करेंसी रिस्क,
बाहर की करेंसी पे डिपेंड है, करेंसी का अप डाउन होता रहता है तो उसका रिस्क। तो बच्चों की रिस्क इन्वेस्टिंग, सिक्योरिटी मार्केट में इन्वेस्ट करते टाइम पे इनकी रिस्क का ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्या है बच्चों, कुछ प्री रिक्वेस्ट होते हैं इन्वेस्ट करने में, ठीक है। उन्होंने कहा भैया पहले बैंक अकाउंट खुलाना पड़ेगा, ट्रेडिंग अकाउंट होता है, एक डीमैट अकाउंट होता है। बैंक अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट, ये तीन क्या है। बैंक अकाउंट सिंपल बैंक अकाउंट, आपको अपना एक बच्चों आपको इन्वेस्ट करना है तो ये तीन चीजें, एक बैंक अकाउंट खुलाओ, एक डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट किसके पास जाके खुलाते थे, डीमैट अकाउंट एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जाके खुलाते थे। ट्रेडिंग अकाउंट ब्रोकर, बच्चों ब्रोकर को खुलवाना होता है ये, ठीक है। ब्रोकिंग अकाउंट से भी रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर ऑफ फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, दिस अकाउंट इज यूज्ड बाय एंड सेल सिक्योरिटी ऑफ द स्टॉक टू ओपन द ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। और उसमें क्या होती है, केवाईसी आपकी अपलोड होती है। अब केवाईसी में पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या बोलता है केवाईसी मैंडेटरी, क्या बोलता है, ये बोलता है प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट तो बोलता है कंपलसरी केवाईसी होनी चाहिए। केवाईसी में डीमैट, ट्रेडिंग, बैंक अकाउंट जो भी क्लाइंट है सबमिट कर रहा है ऑफिशियली, ठीक है, वैलिड डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा। इन्वेस्टर स्टैब्लिश हिज आइडेंटिटी और एड्रेस, जिसमें उसने बोल दिया आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, ये जमा करिए। वंस केवाईसी सबमिटेड यूनिक आपको एक नंबर मिल जाता है। केवाईसी वन टाइम प्रोसेस होता है, वैलिड होता है ऑल इंटरनेट, ठीक। चल देन बच्चों नेक्स्ट हेडिंग क्या है, ग्रीवेंस, ठीक है। ग्रीवेंस रिड्रेसल सिक्योरिटी मार्केट पूरा पढ़ चुके हैं बच्चों, पूरा पढ़ चुके हैं, स्कोर के बारे में पढ़ चुके हो, ये लिखा है देयर विल बी ओकेजन इन्वेस्टर कंप्लेन, इन्वेस्टर बहुत परेशान होता है किससे बच्चों, लिस्टेड कंपनी से, उसके इंटरमीडिएट से, तो उसके पास ऑप्शन है। अगर वो नहीं सेटिस्फाइड है, पहले तो वो कहां जाएगा, फर्स्ट अप्रोच तो बच्चों वो हमेशा कंपनी को करेगा, इंटरमीडिएट को करेगा, लेकिन सेटिस्फाइड नहीं है तो उसके पास सेकेंड अप्रोच है कि भैया वो कंप्लेन कर रहे, कंप्लेन कहां करेगा, स्कोर में। स्कोर के साइलेंट फीचर्स सब पढ़ चुके हैं, स्कोर के साइलेंट फीचर्स, ठीक है। सेंट्रलाइज बेस्ड है बच्चों, पूरा ऑनलाइन मूवमेंट है, ठीक है। ऑनलाइन अपलोड आप देख सकते हो, एक्शन टेकन रिपोर्ट देख सकते हो, ऑनलाइन व्यूइंग कर सकते हो, ठीक है। स्कोर की वेबसाइट है 24/7 अवेलेबल है, ठीक है। देन कंप्लेंट और रिमाइंडर्स इसी में आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, ईमेल जनरेटेड हो जाता है, ठीक है। कंप्लेंट फॉरवर्ड ऑनलाइन, सारे काम ऑनलाइन। स्कोर पढ़ चुके हैं हमने, एक अलग से ओम्बड्समैन चैप्टर पढ़ा था, रिपीट है। नेक्स्ट रिस्क मैनेजमेंट इन द सेकेंडरी मार्केट, बच्चों सेकेंडरी मार्केट में रिस्क क्या है, सेकेंडरी मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट क्या, उन्होंने कहा कि सेकेंडरी मार्केट में क्योंकि बहुत रिस्क होता है तो परफॉर्मेंस ऑफ द प्राइमरी मार्केट, द नंबर ऑफ द मेजर्स, हमने एक रिस्क मैनेजमेंट मेजर्स ढूंढ के रखे, एग्जाम में आ सकते हैं। सेबी में बहुत सारे रिस्क है, तो रिस्क मैनेज करने के लिए क्या क्या मेजर्स है, क्या क्या तरीके, तो ये तरीके दे रखे हैं, ठीक है। तरीके ये दे रखे, कैटेगरीज बना के रखिए, कैटेगरी ऑफ द सिक्योरिटी 1 2 3, इम्पोजिशन मार्जिन, बच्चों उन्होंने क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी वोलैटिलिटी, हमने रिस्क के अकॉर्डिंग की लिक्विडिटी के अकॉर्डिंग हमने कैटेगरीज बना दी, कैटेगरी 1 2 3, कैटेगरी 1 ज्यादा रिस्की है, ज्यादा लिक्विडिटी है, ऐसे हमने कैटेगरीज बना दी है। इससे हमें आइडेंटिफाई होगा कि इन सिक्योरिटीज में ज्यादा ख्याल रखना है। दूसरा ख्याल रखा जा सकता है वैल्यूएट रिस्क के बेस्ड ऑन मार्जिन सिस्टम से, स्पेसिफिकेशन हमने मार्क कर दिया कि भैया इसमें मार्जिन ज्यादा लेना है, ठीक है। स्पेसिफिकेशन इंट्रा ट्रेडिंग मतलब सेम डे, इंट्रा ट्रेडिंग मतलब सेम डे, ठीक है, आज ही ट्रेडिंग कर रहे हो आप, ठीक है, और आज ही सेटलमेंट एंड ऑल हो रहा है, ठीक है। तो ये इन्होंने कहा है रिस्क मैनेजमेंट को कैसे मेजर किया जाएगा, रिस्क मैनेज को मेजर करने के तरीके, ये मेजर से हमें पता चलेगा रिस्क ज्यादा है कि कम है, ठीक है। रियल टाइम चेक करो इंट्रा ट्रेडिंग का, ठीक है, स्पेसिफाई करो टाइम लिमिट का, कलेक्शन ऑफ मार्जिन अपफ्रंट बेसिस का, इंडेक्स करो, ऑटोमेटिक डीएक्टिवेशन ट्रेडिंग टर्मिनल्स करो, ठीक है। देन वीआर वैल्यू एट रिस्क मार्जिन सिस्टम देखो, एडिशनल मार्जिन लेना है तो भैया वो भी ले लो, ठीक है। कलेक्शन मार्जिन लेना है तो भैया T+1 ट्रेडिंग और एक दिन पहले बस उसका मार्जिन रखो। तो ये पूरे मेजर्स में की बात हो रही है बच्चों, बस इतना ही है। और लास्ट बस एक केस है, इस केस को हम पढ़ते हैं। सेबी का केस है, सेबी वर्सेस राखी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, राखी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, एक स्टॉक एक्सचेंज का काम कर रहा था, स्टॉक मार्केट में काम कर रहा था बच्चों। ये स्टॉक मार्केट का पूरा काम कर रहा है, ठीक। सेबी फैक्ट्स ऑफ द केस, सेबी ने इसमें एलिगेशंस लगाए कि जो ये हमारा राखी ट्रेडिंग है वॉच शो कॉज नोटिस, सेबी ने उसको शो कॉज नोटिस दिया, एलिगेशंस लगाए कि आपने जेन्युइन ट्रांजैक्शन नहीं किए, नो जेन्युइन ट्रांजैक्शन है फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट। एक्चुअली हुआ क्या था, एक होता है बच्चों, एक होता है सिंक्रोनाइज्ड, ये रहा सिंक्रोनाइजेशन ट्रेडिंग होती है। इस ट्रेडिंग में एक ही दिन होता है, सेम प्राइस में, मतलब फॉर एग्जांपल आज मैंने 100 रुपए का शेयर्स खरीदा और आज ही 100 रुपए में ले लिया,
खरीदा मतलब मेरे पास आया और आज ही मैंने 100 रुपये में बेच दिया। तो बच्चों सिंक्रोनाइज ट्रेडिंग मतलब एक ही दिन में आप नंबर ऑफ शेयर्स जितने खरीद रहे हैं, जितना खरीद रहे उतना ही बेच रहे हैं, इसको सिंक्रोनाइज ट्रेडिंग बोलते हैं। तो सेबी ने एक्चुअल में चेक किया, जब आप सिंक्रोनाइज ट्रेडिंग कर रहे हो तो ट्रेडिंग तो भैया आज 100 रुपये में खरीदा और 100 रुपये में बेच देते, तो ओनरशिप में चेंजेस नहीं आना चाहिए था, इनमें चेंजेस आ रहे थे। द क्वेश्चन इज राइज, निफ्टी ऑप्शन जब किया गया तो सेबी फाउंड दैट ट्रेड लॉक्स टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन वॉज नॉट मैच। उन्होंने कहा भैया बहुत डिफरेंस आ रहा है। उन्होंने बोला कितने रुपीज का डिफरेंस आ रहा है, 115.79 लाख का डिफरेंस आ रहा था। वो बोल रहा था सिंक्रोनाइज ट्रेडिंग अगर हो रही है तो भैया चेंजेस नहीं आने चाहिए थे, सेम में हो रहा है, ये इलीगल नहीं है, सिंक्रोनाइज ट्रेडिंग कर सकते। जितने में खरीदा उतने में दोबारा से परचेस, जितने में बेचा जितने में खरीद रहे हो उतने में बेच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें डिफरेंस तो नहीं आना चाहिए। डिफरेंस आपका क्यों आ रहा है? तो बच्चों विदाउट एनी सिग्निफिकेंट चेंज, वैल्यू में कोई चेंज नहीं है और आपका इतना बड़ा डिफरेंस आता है, आपने कुछ मैनिपुलेशन किया है। तो यहाँ पर चीजें ये बोली गई थी और फिर फाइनली उसमें पेनल्टी लगती है बच्चों, कितनी? 1 10 100 1000 लाख 10 लाख करोड़, 1 करोड़, ठीक है, 1 करोड़ 8 लाख तक की पेनल्टी लगती है एज पर सेबी। बच्चों वापस से बोल रही हूँ, सेबी और राखी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड का एक केस है। सेबी ने उस पर एलिगेशंस लगाए कि भैया आप कुछ मैनिपुलेशन कर रहे हो, क्योंकि सिंक्रोनाइज ट्रेडिंग में आप में चेंजेस नहीं आना चाहिए। आप सिंक्रोनाइज ट्रेडिंग पहले दिखाते हो और फिर कहते हो इतना बड़ा चेंज है, इतना बड़ा चेंज आ ही नहीं सकता, तो हमारे हिसाब से आप गड़बड़ कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि उन्होंने कहा गड़बड़ करे, जैसे सेबी ने भैया इतनी खासी पेनल्टी लगाई तो उन्होंने सेट के पास चले गए। कंपनी सेट के पास जाती है और बोलती है सिंक्रोनाइज ट्रेडिंग हमने किया है, ठीक है, सिंक्रोनाइज ट्रेडिंग के कारण कुछ प्राइस के डिफरेंसेस आते हैं, ठीक है। तो भैया सेट डिसीजन देता है। सेट बोलता है मेजॉरिटी इन एनी केस ऑन द सेम डे नो इम्पैक्ट। उन्होंने कहा मार्केट में तो कुछ गलत इफेक्ट नहीं आ रहा, तो हमारे से सब ठीक है। सेबी ने कहा हमारे हिसाब से ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आता है, फाइनली ये मैटर फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है। सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है, सुप्रीम कोर्ट बोलता है नो पर्सन इंडल्ज इन अ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस इन द सिक्योरिटी। सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि अगर किसी को फायदा हो रहा है तो किसी को नुकसान तो होगा। अगर मैं एक शेयर होल्डर हूं और दूसरा एक शेयर होल्डर है, हमारे बीच में ट्रांजेक्शन में मुझे अगर फायदा होता है वैसे उसको लॉस होगा, उसको फायदा हो रहा तो मुझे लॉस होगा। तो उन्होंने कहा कि अगर किसी का फायदा है तो यहां आज मेरा फायदा, तो इसी सेम टाइम पर दूसरे को नुकसान हो रहा, तो ये कोई है ना, कोई गलत बात नहीं है, ठीक बात है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने बोला वन पार्टी बुक्ड गेन द अदर पार्टी बुक्ड लॉस। एक पार्टी को गेन होगा तो दूसरे को लॉस होगा, लेकिन नोबडी इंटेंशनली हम नहीं कर रहे हैं, है ना, ये तो हम अपना फायदा कमाने करें। लेकिन अगर कोई इंटेंशनली ट्रेडिंग कर रहा है और बार बार लॉस कर रहा है, नॉट जेन्युइन डीलिंग, बार बार प्लान तरीके से लॉस करवा रहे हैं, तो बच्चों कुछ गड़बड़ है, तो फाइनली ओवरराइड किया जाता है और सिक्योरिटी, है ना, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट बोलते थे नॉन जेन्युइन ट्रेड, तो मैनिपुलेशन किया है, ठीक है, नॉन जेन्युइन इट इज अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। तो बच्चों कंक्लूजन में ये लिखा है, कंक्लूजन ये आता है, सुप्रीम कोर्ट बोलता है सेट ने जो ऑर्डर दे रखा है उसको सेट असाइड करता है। सेट के द्वारा दिया गया ऑर्डर को हुआ क्या था, फिर से सेबी ने पेनल्टी लगाई। सेबी ने बोला तुम मैनिपुलेशन कर रहे हो, कंपनी को बोला। कंपनी कहां जाती है, सेट के पास। सेट बोलता है कि नहीं कोई मैनिपुलेशन नहीं है, ठीक है। तो फिर अब सेबी कहां जाता है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट फाइनली किसके फेवर में देता है, सेबी के फेवर में देता है कि हाँ सेबी सही बोल रही है, कुछ मैनिपुलेशन कर रहे हैं, ये बार बार लॉस दिखा रहे हैं जो कि नहीं होना चाहिए। दैट्स इट। तो यहाँ पे ये केस खत्म होता है और ये चैप्टर भी। बच्चों बस एक कुछ छोटी चीज है मैं आपको दिखा दूं, ये तो हमारा 15 चैप्टर था, प्लीज 16 चैप्टर को भी मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, ठीक है। आपकी न्यू मॉड्यूल बच्चों आपकी वेबसाइट में अपलोड हो चुकी है, प्लीज मैं न्यू मॉड्यूल में आ रही हूं। आपका चैप्टर क्या है बच्चों, 15 चैप्टर है, ठीक है, 15 चैप्टर आपका खत्म हो गया है। प्लीज मैं आ रही हूं बच्चों 16 चैप्टर में। लगे हाथ 16 को भी, है ना, छोटा सा है, खत्म कर ले तो ज्यादा बेटर है। 15 16 में कुछ मत छोड़ो तो ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए, जैसे कि बच्चों आपको ये पूरी लिस्ट मालूम है, हमने 16 चैप्टर में लिस्ट पढ़ी है, तो इसमें एक लिस्ट में एक नई चीज ऐड हुई है। पेज नंबर 504 में एक लिस्ट ऐड हुई है, कुछ नहीं यहाँ पे दिख रहा है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, ये एक नया है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हमने कहाँ पढ़ा है बच्चों, हमने वैसे ही 15 चैप्टर में। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, ये इसकी जनरल ऑब्लिगेशन दे रखी है, ठीक है, तो एग्जाम में ये आ सकता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर पे राइट और शॉर्ट नोट आ सकता है। तो इसकी कुछ जनरल मीनिंग तो सेम दे रखा है। एक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर मीन्स वो पर्सन हु
है ना रजिस्टर्ड करता है अपने आप को, बाहर का है इन्वेस्टर, इंडिया की है ना कंपनीज में इंटरेस्टेड है सिक्योरिटीज में, तो उसकी जनरल ऑब्लिगेशन क्या है, इन्वेस्टर शेल कंप्लाई द प्रोविजन रेगुलेशन, सेबी के रेगुलेशन मानेगा, ठीक है। देन जो हमारे डेजिग्नेटेड डिपॉजिटरी बोर्ड है, ठीक है, उनको इन्फॉर्म करेगा दी बोर्ड एंड डेजिग्नेटेड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेशन इन राइटिंग मैं करना चाहता हूँ, ठीक है बच्चों, बस हेडिंग, ठीक है। इफ देयर इज अ मटेरियल चेंजेस तो प्लीज बता दो, ठीक है। देन क्या बोल रखा है, ऑब्लिगेशन है उनको, ये ऑब्लिगेशन सेबी के बताए गए सारे रेगुलेशंस को उसको फुलफिल करना पड़ेगा। तो ये है ना ध्यान रखना कि ऑब्टेन परमानेंट अकाउंट नंबर्स का ऑब्टेन होना चाहिए फ्रॉम इनकम टैक्स, ठीक है। देन इन रिलेशन टू एक्टिविटी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ऑल टाइम सब्जेक्ट इटसेल्फ एक्सटेंड इंडियन लॉ, इंडिया के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे, फिट और प्रॉपर पर्सन होना चाहिए, केवाईसी उसकी होनी चाहिए, ठीक है, अंडरटेक नेसेसरी केवाईसी ऑन शेयर होल्डर, ठीक है, एंश्योर कर ले सिक्योरिटी हेल्ड बाय पोर्टफोलियो इन्वेस्टर फ्री फ्रॉम ऑल द इनकम, कहीं नहीं। तो बच्चों ये ऑब्लिगेशन है, बस इसके ऊपर की हेडिंग, बाकी कोई डिटेलिंग नहीं, ये एक नया एड हुआ है, बस ये एक नया एड हुआ है, ठीक है। ऊपर चलते हैं बच्चों, ठीक है, ये है आपका 16 चैप्टर में ये पूरी लिस्ट है, हमने इसमें सब पढ़ा है। नया ऐड क्या हुआ है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, बस ये एक नया ऐड हुआ है, बाकी सारी चीजें सेम है, ठीक है। चलिए, और फिर ये एक हेडिंग नई ऐड हुई है, रजिस्ट्रेशन इंटरमीडिएट्स, बच्चों ये पूरी लिस्ट इंटरमीडिएट्स की थी, ये इंटरमीडिएट्स रजिस्टर्ड कैसे करवाती हैं, बस हेडिंग एप्लीकेशन देना है पहले आपको, ठीक है, आपको एप्लीकेशन देना है जो भी स्पेसिफाइड अथॉरिटीज है स्पेसिफाइड फॉर्म के थ्रू, देन प्रोसेस किया जाएगा उस एप्लीकेशन को, देन एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर बोर्ड मांगती है, सेबी अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन बच्चों हमें एप्लीकेशन पहले सेबी को देना है, सेबी आगे क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, अगर उसे लग रहा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगेगा, आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना है, फिर वो वेरिफिकेशन इंस्पेक्शन करेगा, एप्लीकेशन फिर फाइनली उस इन्फॉर्मेशन बेसिस में एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेगा, उनका रिजेक्ट कर देगा, अगर उसे ठीक नहीं लगा तो रीजन दे देगा, देन सर्टिफिकेट दे देगा अगर उसे ठीक लग रहा है तो, सेपरेट सर्टिफिकेट टू अदर एक्टिविटी, इसके अलावा कुछ और एक्टिविटीज करना है उसके लिए भी मिल जाएगा, और वैलिडिटी इन केस ऑफ चेंज, बच्चों उन्होंने कहा चेंज भी करना है तो वो भी हो सकता है, वो भी दे रखा है, डीम्ड अप्रूवल मान लिया जाएगा, ट्रांसफर एक्टिविटी टू अनदर, बच्चों हो सकता है आप अपने स्टेटस चेंज करो, आप पहले कस्टोडियन थे, आप कस्टोडियन नहीं बनना चाहते, कुछ और बनना चाहते हो तो हाँ वो भी कर सकते, तो ये पूरी प्रोसेस है, ये एक नया ऐड हुआ है, ठीक है। देन ये टाइमलाइन क्या है रजिस्ट्रेशन का, फ्रेश रजिस्ट्रेशन चाहिए तो 30 डेज के अंदर, कैंसिल कराना है तो 30 डेज के अंदर, प्योर अप्रूवल चाहिए चेंज करना है तो 30 डेज के अंदर, ये एक नया ऐड हुआ है। जनरल ऑब्लिगेशन एक नया ऐड हुआ है, जनरल ऑब्लिगेशन जो सारे इंटरमीडिएट्स को करने, हमने जो अभी पढ़ा है वो इंडिविजुअल पढ़ा है, जनरल बच्चों सबका मिक्स है, तो सबका मिक्स ये है कि रिड्रेसल जनरल ऑब्लिगेशंस क्या है इंटरमीडिएट्स का जनरल ऑब्लिगेशन ये है, पहला तो ये बोल रखा है कि उन्हें सारे कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे और डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, ये एक जनरल है। दूसरा, अरे इन्वेस्टर के ग्रीवेंस को रिड्रेस करना है, ये कंप्लायंस ऑफिसर को अपॉइंट करना है, इन्वेस्टमेंट की एडवाइस देनी है, जनरल है, और सारे कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना है, दैट्स इट, ये नया है, बाकी कुछ नहीं। 15, 16 के बच्चों सारे अमेंडमेंट, सारे न्यू टॉपिक्स हमने कवर कर दिए, जो भी नए आए हैं चिल्लर पॉइंट्स है, कहीं कोई अमेंडेड नहीं है ये, ठीक है, ये एक्स्ट्रा है, उन्होंने आपके सिलेबस में ऐड किया है, हमने इसको अच्छे से अब पढ़ लिया है, ठीक है बच्चों, चलो।